5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आज मुझे हिंदू लॉ स्टार्ट कराना है। हम बेसिकली फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ करेंगे। पिछली बार का एग्जाम, जो पिछली बार का एग्जाम था, उसमें हिंदू लॉ बिल्कुल सेम बच्चों ने किया जैसे हमने पढ़ाई की जो अभी सेकंड ईयर में। बट मुस्लिम लॉ में उन्होंने चेंज कर दिया। मुस्लिम लॉ में क्या दिया, सेक्शन भर दिए, ठीक है ना, सेक्शन ही पूछ लिए ज्यादा। अब गलती उनकी भी नहीं, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग से बोला। मैंने पुराने बच्चों को भी बोला था कि सेक्शन करके जाना, पर बच्चे नहीं करके कर पाए। तो मैं भी प्रिपेयर इस साल में अच्छे से सेक्शन को गो थ्रू कराऊंगा, ठीक है ना। सो फैमिली लॉ आपका एक थोड़ा लेंथी कोर सब्जेक्ट है। सो फैमिली लॉ इंक्लूड्स हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, ठीक है ना। जो हम डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे 1.5 महीना या फिर 2 महीना लग सकता है, ठीक है ना, हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ में। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? तो आर्बिट्रेशन जो हमने पिछली क्लास में किया था, आर्बिट्रेशन क्या एक फॉर्मल प्रोसेस है, फीस पे की जाती है, ठीक है ना, सुनते जाएंगे। फॉर्मल प्रोसेस है, फीस पे की जाती है, डिसीजन दिया जाता है किसी थर्ड पार्टी से जो आर्बिट्रेटर होता है। इंडिविजुअल के केस में आर्बिट्रेटर होता है, आर्बिट्रेटर शैल नॉट एक्सीड इवन नंबर, इट मस्ट बी फर्स्ट आर्बिट्रेटर एंड द सेकंड इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। Then in comes case of arbitrate tribunal. So we already discussed about the tribunal. So basically वाल्मीकि मिश्रा, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? यस सर। ट्रिब्यूनल क्या होता है बेटा? ट्रिब्यूनल आर द कोर्ट्स which are designed for specific cases. Example, company law. For company law, there is a tribunal called National Company Law Tribunal. For income tax, ट्रिब्यूनल कॉल इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? सो बेसिकली आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल किसके लिए बनाया गया? आर्बिट्रेशन केसेस के लिए बनाया गया, ठीक है ना। इसमें एक डिसीजन दिया जाता था जिसे अवार्ड कहा जाता था। हमने अवार्ड के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी थी। इंटरिम अवार्ड, ठीक है ना, इंटरिम अवार्ड पढ़ा था हमने, फाइनल अवार्ड पढ़ा था हमने, ठीक है ना। इसके बाद किस किस केस में आर्बिट्रेशन नहीं होता उसको हमने गो थ्रू करा था। आर्बिट्रेशन के अलावा हमने क्या पढ़ा? कंसिलेशन। कंसिलेशन में हमने पढ़ा ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, एक सजेशन देना, एक सोल्यूशन देना। सो आर्बिट्रेशन में डिसीजन दिया जाता, बस कंसिलेशन में डिसीजन नहीं दिया जाता था। कंसिलेशन क्या था? एक इनफॉर्मल प्रोसेस था जिसमें कंसिलेटर अपॉइंट किया जाता था। कंसिलेटर इज अ थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे एक रेट्स हो गया, स्ट्राइक हो गई कंपनी में, इंडस्ट्री में एक स्ट्राइक हो गई, तो वर्कर चाहते कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए। तो बीइंग अ कंसिलेटर, आई एम नॉट द person, I provide the solution of solving the matter by giving suggestion of giving extra money or bonus to the employees. So such bonus or giving extra money is called conciliation process. इसको क्या बोला जाता है? conciliation process बोला जाता है, ठीक है ना। सो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लोक अदालत है। आपका क्या पढ़ा था बेटा? लोक अदालत हमने पढ़ा था। लोक अदालत किसके अंदर आता था? एक स्टेट अथॉरिटीज के अंदर आता था, 1987। लोक अदालत, सबसे पहला लोक अदालत कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। पीपल कोर्ट बोला जाता है। सगुफा, आपको वॉइस आ रही है बेटा? तो लोक अदालत में कौन से केस आते हैं? सगुफा, आपको कुछ नॉलेज? नो सर। ठीक है बेटा। रविंदर, वेद व्यास, लोक अदालत में कौन कौन से केस आते हैं? ये ट्रैफिक से रिलेटेड हो गए, पर्सनल डिस्प्यूट, Traffic. प्रॉपर्टी रिलेटेड। करेक्ट है बेटा। आप बताएंगे रविंदर? एक बार रविंदर बोलेंगे, फिर वेद व्यास, मैं एक एक करके पूछूंगा। सर रविंदर आप सेम बताएंगे? ट्रैफिक चालान्स बेस हाँ, एंड यस। सर लेबर डिस्प्यूट भी आता है, लैंड डिस्प्यूट भी आता है। हाँ जी। लेबर डिस्प्यूट, लेबर लॉज। बट मेजर, हाँ, जो मेजर, देखो देखो वाल्मीकि आप बोल रहे हैं, देखो जो मेजर होता है वो चालान्स के लिए होता है बेटा। लोक अदालत बार बार नहीं होता। ये बेसिकली हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट अलग अलग लोक अदालत कराता है। हमने कॉम्पोजिशन में पढ़ा था। सो मेजरली जो केसेस आते हैं ना बेटा, वो क्या आते हैं? चालान्स के आते हैं, ट्रैफिक के आते हैं।
लोक अदालत में। ठीक है ना? क्लियर है बेटा? आगे चले हम। यस सो बेसिकली लोक अदालत आपका किस में आता था? लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 में आता था। लोक अदालत को पीपल कोर्ट भी बोला जाता था। ये बेसिकली गुजरात में सबसे पहले हुआ था 1982 में। ठीक है ना? ये एक कॉम्पोनेंट है। किसका कॉम्पोनेंट है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। ठीक है ना? इसके बाद देखो लोक अदालत में हमने क्या पढ़ा था? इसकी कमीशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना? कमीशन कहने का मतलब है, एक मिनट, कि कौन कौन सी कॉम्पोजिशन बॉडीज कमिटी को अपॉइंट कर सकती है। कौन कौन सी कर सकती है? एक मिनट, हमने गो थ्रू किया था। हाई कोर्ट से सेक्रेटरी लो, हाँ, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई और कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट चीफ कोर्ट। हाँ हाँ, और बेटा? सो बेसिकली तीन होते हैं कॉम्पोजिशन में सर। हमने, हाँ हाँ बोलो बेटा, तीन पहला होते हैं। कौन पहला कौन? जज होता है, दूसरा जुडिशियल ऑफिसर होते हैं और लीगल प्रोफेशनल होते हैं। हाँ करेक्ट है। सो बेसिकली कॉम्पोजिशन में हमने पढ़ा था, अगर हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी करा रही है तो इसमें कॉम्पोजिशन में दो या दो से ज्यादा, तीन तीन ही होते हैं मेनली। फर्स्ट एक रिटायर्ड जज होता है, सेकंड रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होता है, थर्ड आपका लीगल प्रोफेशन का मेंबर होता है। ठीक है ना? सेकंड हमने पढ़ा था बेटा, कोई सेक्रेटरी अगर डिस्ट्रिक्ट का करा रहा है तो उसमें भी सेम रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर। अब ये लीगल प्रोफेशन का मेंबर कौन था बेटा? आपका लॉयर था। ठीक है ना? तो हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था, एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर में क्या फर्क होता है। मैंने सिंपल अपने एकेडमी से लॉ की डिग्री ले ली तो मैं लॉयर हूँ। लॉ की डिग्री लेने के बाद मैंने अगर बार चेंबर से नंबर लिया तो मैं एडवोकेट हूँ। मैं साउथ अफ्रीका गया, साउथ अफ्रीका से मैंने एडवोकेट की पढ़ाई की, नंबर लिया तो मैं बैरिस्टर। ठीक है ना? तो इसके बाद देखो फिर हमने क्या पढ़ा था इसमें आज का जो, इसके बाद देखो हमने क्या पढ़ा था, इसकी पावर एक बार फिर से बताता हूँ, पिछली क्लास में थे नहीं बच्चे। ठीक है ना? देखो आप पावर्स, एक मिनट बेटा, पावर्स में देखो आप, पावर्स वही इंडियन, एक पावर, देखो आप बेसिकली एक परमानेंट बॉडी में है लोक अदालत। इसमें एक चेयर पर्सन होता है, फिर और जितने भी पर्सन होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का। इसके एक जुरिडिक्शन ये जो आप, ये बेसिकली इसकी परमानेंट लोक अदालत 1 करोड़ तक के केसेस को ले सकता है। ठीक है ना? इसका जो डिसीजन है वो आपका फाइनल बाइंडिंग रहेगा अपॉन ऑल द पार्टीज। ठीक। इसके बाद देखो हमने क्या पढ़ना है बेटा, आज का जो टॉपिक मेन है वो आपका क्या है? फॉरेन अवार्ड। ठीक है ना? सो फॉरेन अवार्ड में हम क्या कवर अप करेंगे? देखो फॉरेन अवार्ड में दो अवार्ड होते हैं आपके। कौन से अवार्ड होते हैं? एक आपका होता है जिनीवा कन्वेंशन और एक न्यूयॉर्क कन्वेंशन। ठीक है ना? तो जिनीवा कन्वेंशन आपका क्या है? सॉरी, जिनीवा कन्वेंशन आपका यूरोपियन के लिए था, जर्मनी, और न्यूयॉर्क आपका अमेरिकन के लिए था। ठीक है ना? सो मेरा एक क्वेश्चन अराइज होता है बेटा आपसे, कि जैसे मैं पूछना चाहता हूं, जैसे कि हमारा फॉरेन अवार्ड, ठीक है ना? तो फॉरेन अवार्ड के लिए क्या फॉरेन आर्बिट्रेटर चाहिए? क्या डोमेस्टिक आर्बिट्रेटर कॉस केस को सॉल्व करा सकता है कि नहीं करा सकता है? बताओ बेटा रविंदर। So foreign award is by sir foreign arbitrator. जो फॉरेन अवार्ड है, फॉरेन अवार्ड आर जनरली डिक्लेयर्ड adjudicated by the foreign arbitrator, not by the domestic arbitrator या इंडियन आर्बिट्रेटर। अगर कोई फॉरेन का केस है आर्बिट्रेशन का तो उसमें फॉरेन आर्बिट्रेटर ही इसको मैटर को सॉर्ट आउट करा सकता है। अगर कोई इंडिया का केस है आर्बिट्रेशन का तो इंडियन आर्बिट्रेटर इसको सॉर्ट आउट करा सकता है, फॉरेन आर्बिट्रेटर सॉर्ट आउट नहीं करा सकता। So basically, foreign awards are granted in foreign country for the dispute of arbitration in international cases। ठीक है ना? and are unenforceable, यानी कि जो आपके इंडिया में अनफोर्सेबल है। कहने का मतलब
सपोज दैट मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, जैसे आपका यूएनओ जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जब आपके कोविड की सिचुएशन हुई थी तो कोविड की सिचुएशन में कहा गया था कि आप सब कहाँ रहेंगे, घर में रहेंगे, परफेक्ट लॉकडाउन लगा दिया था। सो बेसिकली जो परफेक्ट लॉकडाउन लगा था वो फॉरेन अमेरिका से चालू किया गया था। यानी कि एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जब जब लॉ पास करा उसने कि एक लॉकडाउन लगेगा पूरे परफेक्ट 2 मंथ्स का, तो क्या वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं था? हाँ जी, इंडिया में भी एप्लीकेबल था। तो सेम क्वेश्चन आपका अराइज होता है कि जब आप फॉरेन अवार्ड की बात करते हैं, जो फॉरेन अवार्ड एनफोर्सेबल है फॉरेन में, वो इंडिया में भी आपका एनफोर्सेबल होता है, ठीक है ना। यानी कि फॉरेन अवार्ड की जो डिक्लेरेशन है, जो जुरिडिक्शन है, वो आपका इंडिया में भी अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। सो बेसिकली इसको डिवाइड किया गया 2 भाग में, एक न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनीवा कन्वेंशन, ठीक है ना। तो इससे एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है बहुत कम चांसेस आ सकते हैं, बट हमें पढ़ना तो ही, छोड़ तो सकते नहीं हम, ठीक है ना। अब कंडीशन देखो, कंडीशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। अब बेसिकली फॉरेन अवार्ड की एनफोर्समेंट के क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले यह आपका एक वैलिड होना चाहिए। कहने का मतलब है आपका जो डिसीजन दिया गया, जुरिडिक्शन दिया गया, या फिर जो डिग्री प्रोवाइड करी गई है वो वैलिड होना चाहिए विद द पार्टीज, और द पार्टीज आर बाइंडिंग अपॉन देम। यानी कि जितनी की जितनी पार्टीज है वो क्या होंगी, आपकी बाइंडिंग होगी। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, आपका एक प्रॉपर नोटिस होना चाहिए। कहने का मतलब है जो फॉरेन अवार्ड में फॉरेन आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया, एक प्रॉपर नोटिस से अपॉइंट करा होना चाहिए, ठीक है ना। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ये बेसिकली आपका टर्म्स एंड कंडीशन के साथ होना चाहिए, डज नॉट वायलेट द टर्म्स एंड कंडीशन। फिर देखो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, बेसिकली जो कॉम्पोजिशन है आर्बिट्रल अवार्ड का, जैसे हमने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पढ़ा था। सो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कितने पर्सन अपॉइंट किए जाते थे? 3 पर्सन। फर्स्ट आर्बिट्रेटर, सेकंड सब आर्बिट्रेटर, थर्ड आपका क्या होता था? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। सो बेसिकली इसमें भी सेम कहा गया कंडीशन फॉर फॉरेन अवार्ड के लिए कि फॉरेन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कॉम्पोजिशन एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, वायलेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो अवार्ड है वो बाइंडिंग हो सारे के सारे पार्टीज में, ठीक है ना। कोई भी सस्पेंशन के साथ कोई भी ऐसा अवार्ड ना हो जो सस्पेंशन के द्वारा क्रिएट किया गया। क्लियर है बेटा? यहां तक डाउट है किसी को? सगुफा, रविंदर वेदव्यास, वाल्मीकि, डाउट है किसी को बेटा? हितेश? नो सर। क्लियर है सर। नो सर। ठीक है ना। सो बेसिकली देखो आप, कंडीशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड हो गया हमारा, ठीक है ना। फिर देखो आप, इसके बाद क्या था आपका, एक मिनट, ये हमने पिछली क्लास में कवर अप कर दिया था सारा, ठीक है ना। इसको पढ़ना है बेटा, जो नोट्स मिलते हैं उसको पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं न्यूयॉर्क कन्वेंशन। सो बेसिकली इसका सेक्शन आपको बताना चाहिए, सेक्शन 48 में आ रखा है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996, ठीक है ना। कंटेन्स द रिक्वायरमेंट फॉर एनफोर्सिंग अ न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें क्या है, एनफोर्सिबिलिटी में एक फिजिकली मेंटली माइंड होना चाहिए, पार्टीज मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का एक फिजिकल पार्टीज होना चाहिए। हमने कैपेसिटी टू एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि एक मेजर साउंड माइंड क्वालिफाइड बाय कोर्ट एंटर कर सकता है, किसमें? कोर्ट में एंटर कर सकता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना। इसके बाद देखो, अगर मान लो कोई सा भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फाउंड अनफोर्सेबल है तो उसको क्या करा जाएगा? फोर्सेबल में लाया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि फॉरेन अवार्ड में भी सेम आपका एनफोर्सिबिलिटी चेक की जाती, ठीक है ना। इसके बाद देखो, अगर पार्टीज जिसके अंगेंस्ट, कहने का मतलब है देखो आप प्रॉपर, जैसे आपका जो कॉम्पोजिशन है फॉरेन अवार्ड का, वो कॉम्पोजिशन एक प्रॉपर एनफोर्समेंट के होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा आपका टर्म्स एंड कंडीशन को जो फॉलो कर रहा है। क्लियर है बेटा? यहाँ डाउट है किसी को? सगुफा, हितेश, रविंदर, डाउट? नो सर।
Yes. इसके बाद देखो आप, फिर आता है आपका, थोड़ा मिक्स हो गया था बेटा, ठीक है ना। बेसिकली एक लीगल कनेक्शन होना चाहिए पार्टीज का जो आर्बिट्रल अवार्ड कर रहे हैं। एक आर्बिट्रल अवार्ड आपको पता है रिटर्न में होना चाहिए, किस क्लॉज में होना चाहिए, आर्बिट्रेशन क्लॉज में होना चाहिए, हमने पढ़ा है। जैसे आपका एक पार्टनरशिप एक्ट बनता है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बनता है, सेम आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनता है तो आर्बिट्रेशन क्लॉज में होना चाहिए। क्लॉज क्या बताएगा कि कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन है, प्लेस कहाँ है, क्या अवार्ड डिक्लेयर है, किस दिन का अवार्ड डिक्लेयर किया गया था, ठीक है ना। सो बेसिकली जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जिनीवा कन्वेंशन, न्यूयॉर्क कन्वेंशन अप्लाई। सो बेसिकली कहने का मतलब है जो आर्बिट्रेशन, फॉरेन आर्बिट्रेशन हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली टू कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया था, जिनीवा और न्यूयॉर्क। ये जिनीवा और न्यूयॉर्क क्या करते थे, फॉरेन अवार्ड को गाइड करते थे, ठीक है ना। जो प्राइस डेजिग्नेशन होगा कन्वेंशन कंट्री के हिसाब से होगा, ठीक है ना। इट मीन्स द रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन अवार्ड एनफोर्सेबिलिटी इट मे बी कैरी, ठीक। इसके बाद देखो जो आपका लॉ, जैसे हमने डोमेस्टिक डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में जो आपका डिस्क्राइब किया गया है, आर्बिट्रेशन सेम का सेम आपका आर्बिट्रेशन क्या होगा, फॉरेन में होगा, ठीक है ना। डिस्प्यूट मैटर क्वालिफाई करेगा आर्बिट्रेशन अंडर इंडियन लॉ, ठीक है ना। इसके बाद देखो ट्रिब्यूनल जो एस्टेब्लिश किया गया वो कंसिस्टेंट होना चाहिए किसके, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन। अगर अवार्ड आपका फाइनलिटी में तो बेसिकली लॉन्गर लेगिमिटेसी के लिए होगा। जो अवार्ड आपका एनफोर्सेबिलिटी वो इंडियन पब्लिक पॉलिसी से कंफ्लिक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो फॉरेन अवार्ड इज एनफोर्सेबल, ये बेसिकली आपका एनफोर्सेबल क्यों होता है, क्योंकि इट इज बिकॉज विद इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आपके आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के एनफोर्सेबिलिटी से होता है, ठीक है। सो बेसिकली जो फॉरेन, हमने बेटा अभी तक क्या क्या पढ़ा, ये रिक्वायरमेंट ऑफ यानी कि कंडीशन ऑफ फॉरेन अवार्ड, ठीक है ना। किसी फिर लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फॉरेन अवार्ड आपका वुड नॉट बी वाइडेबल। वाइडेबल हमने पढ़ा था, वॉइड वैलिड, वैलिड होता था जब बोथ पार्टी एग्रीज होते थे, और वॉइड होता था जब कोई भी पार्टी एनफोर्सेबल नहीं होता था, ठीक है ना। और द लास्ट पॉइंट वाइडेबल, वाइडेबल में क्या होता है, जब एक पार्टी क्या होता है, एक पार्टी डज नॉट एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई एक पार्टी या एक वन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, वाइडेबल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा अब आता है आपका जिनीवा कन्वेंशन। तो जिनीवा कन्वेंशन किस में आया था, सेक्शन 57 ऑफ आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन एक्ट 1996। बेसिकली कंटेन्स कर रहा था रिक्वायरमेंट फॉर एनफोर्सिंग अ जजमेंट। सो बेसिकली अ फॉरेन जजमेंट कैन बी एनफोर्स इफ ये कम, मतलब लॉ के साथ कंपेयर करें तो एक पूरा वैलिड है, ठीक है ना। वैलिड इसके सोल्यूशन दिए गए हैं। इसके बाद देखो आप, एक मिनट बेटा बस थोड़ा ये मिक्स हो गया, इसमें थोड़ा सा वो हो गया थी दिक्कत कि यार भी, हाँ फॉरेन अवार्ड हमने पढ़ लिया। इस फॉरेन अवार्ड में टू कंपोनेंट्स को, एक तो न्यूयॉर्क और जिनीवा कन्वेंशन, ठीक है ना। तो एक मिनट मैं बस, हाँ इसमें देखो सब दे रखा है, जिनीवा कन्वेंशन अवार्ड इसकी पावर, पावर में क्या कर सकता है, किसी भी डिस्प्यूट को प्रोवाइड्स दैट अ जुडिशियल अथॉरिटी dispute regarding a contract made between the person shall refer to the parties। कहने का मतलब है रेफरेंस कर सकता है, सेक्शन 55 बाइंडिंग अपॉन ऑल द पार्टीज रहेगा, सेक्शन 56 एनफोर्सिबिलिटी को चेक करता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो जो ओरिजिनल अवार्ड और कॉपी है, बेसिकली आपका जिस कंट्री में बनाया जा रहा है एविडेंस, जो अवार्ड फाइनल क्लियर क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद देखो कंडीशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड, ये बेसिकली हमने पढ़ ही लिया बेटा, इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है ना।
न्यूयॉर्क के बाद देखो ये जिनेवा कन्वेंशन के बाद आता है न्यूयॉर्क कन्वेंशन। तो ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी आपका ये डेट पढ़ लेना बेटा, कब कब आते है आपका। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का एक मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन माना गया है। ये बेसिकली न्यूयॉर्क में अडॉप्ट किया गया था 10 जून 1958। ठीक है ना। ये कब कहाँ से कितने सेक्शन डील करते हैं इसके बेटा, सेक्शन 44 से 55। ठीक है ना। सो फॉरेन अवार्ड क्या है, ऑर्बिटल अवार्ड है किसमें, डिफरेंस जो अराइज हो रहा है लीगल रिलेशनशिप अदर कॉन्ट्रेक्चर और नॉट। जैसे कि इसका एक एग्जांपल दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट वर्सेस VIJ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। सो बेसिकली इसमें क्या था देखो आप, इसमें देखो काउंटर क्लेम जो एप्लीकेंट्स के उनको एडमिट किया जा रहा था। ठीक है ना। जो एप्लेंट ने बोला है उसकी बात को ठीक किया जा रहा था। पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। अगर कोई कोर्ट आपका कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है मैटर सूट के, तो बेसिकली किस में होगा, इट शैल रेफर टू द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन और रिक्वेस्ट बाइंडिंग बीइंग में। अभी बेसिकली सारे के सारे बाइंडिंग किस में होते हैं, पार्टीज में होते हैं। जो एविडेंस होगा वो एविडेंस का एक ओरिजिनल कॉपी अवार्ड का होना चाहिए। ठीक है ना। ओरिजिनल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन और सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए, और सच एविडेंस में बी नेसेसरी टू प्रूव दैट अवार्ड इज फॉरेन अवार्ड। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? नो सर। नो सर। सर फॉरेन अवार्ड के लिए, एक्सक्यूज मी सर, हाँ फॉरेन अवार्ड के हाँ। लिए जो है एक कंपनी या एक पार्टी जो है फॉरेन का होगा, दूसरा इंडिया का होगा। नहीं नहीं, हाँ कह सकते हो आप। ठीक है कोई ना। डिस्प्यूट है, जैसे बाहर की कंपनी का डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, सपोज उसका ब्रांच है, हम्म तो तभी तो ये फॉरेन हम्म। अवार्ड के अंदर आएगा ना, ये आर्बिट्रेशन जो है। हाँ हाँ करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। ओके। सो बेसिकली देखो, कंडीशन फॉर एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन अवार्ड ये सेक्शन 48 में आता है। अगर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड को कब कब रिफ्यूज किया जाता है, रिफ्यूज के बारे में बता रखा है। जब पार्टी इनकम्पिटेंट है, एग्रीमेंट का आपका इनवैलिडेट है, प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए, प्रॉपर नोटिस नहीं आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का, तो कोई प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, डिफेक्टिव कॉम्पोजिशन यानी कि 3 होना चाहिए, 3 की जगह 1 भी नहीं है, अवार्ड आपका पार्टीज को पसंद नहीं आ रहा, पार्टीज उससे इच्छा नहीं दे रही है, तो हम एक एडिशनल अवार्ड देते थे विद इन 30 डेज। इसके बाद कोई अवार्ड को साइड कर देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, आर्बिट्रल अवार्ड को रिफ्यूज कर दिया जाएगा। ठीक है ना। सो बेसिकली अवार्ड ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है पब्लिक पॉलिसी में, अवार्ड आपका अफेक्टेड है फ्रॉड करप्शन से, तब भी आपके अवार्ड को रिफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है ना। यहां तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है सर। तो बेसिकली बेटा आर्बिट्रेशन में आपका यही है, आर्बिट्रेशन ने बेसिक चीजें को कवर अप किया, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन। इसके बाद लोक अदालत क्या होता है, जो थ्योरेटिकल एग्जाम आपका आएगा एमसीक्यू पैटर्न से, उसके हिसाब से हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। कोई डाउट है इसमें किसी को बेटा? यस हितेश, हितेश कोई डाउट है पिछली क्लास में आपसे? नो सर। तो एक बार मैं बेटा जो पिछली क्लास में नहीं थे क्वेश्चन पेपर को फिर से दिखाना चाहूंगा, जो हमने पिछली क्लास में देखा था आर्बिट्रेशन का। ठीक है ना। बताओ बेटा, पेपर को देख ले एक बार हम। जी सगुफा पिछली क्लास में आप नहीं पेपर दिखा देता हूँ बेटा एक बार में। Sure, sir, sure. ठीक है ना। आपकी बेटा एकेडमी में क्लासेस होती हैं, आया करो लेने के लिए, कोई आता ही नहीं क्लास लेने के लिए।
हितेश और ललिता, मैंने हितेश और ललिता से मिला हूँ अभी तक बस। अभी जो थर्ड ईयर में क्लास में आते हैं बेटा, उनसे काफी से बच्चों से मिल चुका हूँ मैं। तो बेसिकली आपका एग्जामिनेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, आपकी बुक के बारे में लिखा होगा, जैसे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था पिछले महीने, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा। अभी हमने आर्बिट्रेशन कांसिलेशन किया तो आर्बिट्रेशन कांसिलेशन एक्ट 1996 लिखा होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका एक इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम में पढ़ के जाने वाले, पिछली क्लास में भी बताया था, फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि याद रहे, ठीक है ना, भूले ना। तो बेसिकली आपके कितने होंगे क्वेश्चन, 100 होंगे, 100 में से 80 करना है। मैंने आपको बोला था अगर 80 से ज्यादा हो गया तो फर्स्ट 80 को इवल्यूट किया जाएगा, ओएमआर शीट में आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, देखो आप, जैसे कि कौन प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन डिटरमाइन करता है, कौन सेटलमेंट ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग हो गया, ठीक है ना। तो ये एग्जाम पेपर बेटा ग्रुप पे पहुंच रखा है आपके, मैम ने शायद पहुंचा दिया होगा। नहीं सर, सर ग्रुप में तो कुछ मिला ही नहीं है अभी तक। अच्छा ग्रुप में, अच्छा सॉरी, ग्रुप में नहीं, ये जो इंडिविजुअल मिला हुआ है सर। ब्रॉडकास्ट, हाँ इंडिविजुअल मिलता है, ग्रुप जी, नहीं है ना मिला बेटा, है जी। वो सर मैं मिला ही बोल रहा नहीं है, हूँ। मुझे कुछ नहीं मिला हाँ है, तो मैं आप एक बार प्रोवाइड कर, बता देना प्लीज। हाँ हाँ पक्का पक्का मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और हिंदू लॉ के तो नोट्स मिल गए ना सबको, पार्ट 1 पार्ट 2। हाँ Yes, sir. हाँ, मिल वही गया मिला सर। है, हिंदू लॉ के वही दोनों मिला हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2। हाँ तो हिंदू लॉ बेसिकली आज स्टार्ट करना था ना मुझे, तो जो पिछली क्लास का मैं प्रोवाइड कर दूंगा वाल्मीकि में, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। क्लास के एंड में, अभी जैसे क्लास एंड होगी वैसे ही करवाता हूँ मैं प्रोवाइड, ठीक है ना, बोल दूंगा मैडम को। क्योंकि बेटा एलएलबी थर्ड ईयर की क्लास चलती है ना, फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो मैं सीधा 6 बजे के बाद ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली आपका एक क्वेश्चन पेपर है, मैं अभी क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, उसका एक पर्पस है कि आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी क्लासें खत्म होंगी, जैसे मार्च का महीना बीतेगा, हम आईपीसी में आएंगे, लॉ ऑफ क्राइम करेंगे, तो उसके बाद मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, 2021 से लेके 2024 तक जितने भी पेपर आए उसको बैठ के सॉल्व करो, ठीक है ना। इनका प्रिंट निकाल के एक बार करो सॉल्व। सॉल्व करने के बाद क्या होता है बेटा, कई के बाद 2-3 क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं रिपीटेड, प्रीवियस ईयर आपको करना चाहिए, ठीक है ना। तो पेपर कुछ ज्यादा कठिन था नहीं, पेपर में इजी इजी चीजें थी, ठीक है। जैसे कॉमन कॉमन चीजें पूछी गई हैं कि लोक अदालत किस में डिफाइन किया गया है, लोक अदालत आपका संडे होता है या फिर सैटरडे होता है, कब होता है, ठीक है ना, या फिर हॉलीडेज में होता है। वैसे बेसिकली हॉलीडेज में ही होता है। सी आंसर करना था बच्चे को, सुन थोड़ा सा गलत कर दिया, ठीक है। तो आगे चलो बेटा, कोई डाउट है? सगुफा पेपर देख लिया आपने, इसको मैं पहुंचा दूंगा हाँ। बेटा। अब देखो मैं जो बोलता, हाँ हाँ बोलो, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। बोलो, कोई बोल रहा था कुछ। जो मैं बोलता हूँ ना वाल्मीकि मिश्रा की ग्रुप पे भिजवा दो, वो मैं बार बार बोलता हूँ, ग्रुप नहीं है एक्चुअली, वो क्या इंडिविजुअली सबके पास पहुंचता है, ठीक है ना, बट सर, ब्रॉडकास्ट किया जाता है मैडम के थ्रू, हाँ मैं ठीक समझ है। गया, बट वो मिला ही नहीं है, इसीलिए मतलब मैंने ग्रुप रेज क्या, किया था। जी मैं ग्रुप इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब बच्चों को एक साथ, नाम तो मैं सबका बोल नहीं सकता, तो मैं इसी के लिए ग्रुप बोलता हूँ, ठीक है। जी। तो बेसिकली हिंदू लॉ को स्टार्ट करें बेटा आज की क्लास में, हम बताओ, रविंदर वेद व्यास, यस सर, प्लीज गो यस अहेड। सर। ठीक है ना, इसको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना। एक मिनट, सर एग्जाम किस मंथ में? क्या एग्जाम? एग्जाम किस मंथ में होगा? एग्जाम बेटा गुड क्वेश्चन, एग्जाम आपका किस मंथ में होगा? सो बेसिकली मार्क कर लो जुलाई में होगा, ठीक है ना। जुलाई के स्टार्टिंग में, जून के मिड में, वैसे जुलाई में होगा, टेंशन मत लो आप। पिछली बार भी जुलाई में हुआ था, उससे पिछली बार अगस्त में हुआ था, पर पिछली बार जुलाई, तो इस बार भी जुलाई होगा। जैसे बीएड के एग्जाम कंप्लीट होते हैं
बीएड के एग्जाम मई में होते हैं, तो मई के बाद सीधा 1 महीने बाद आपके एलएलबी के एग्जाम स्टार्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और कोई डाउट बेटा किसी का पूछ सकता है वो। बट बेटा सगुफा अगर जब तक पढ़ के नहीं जाओगे तो कोई फायदा नहीं है एग्जाम देने का यार। ठीक है ना, तो स्टार्ट करें हम। सो बेसिकली बेटा आप देखो, अब हमारा क्या स्टार्ट होता है, हमारा क्या स्टार्ट होगा, हिंदू लॉ। सो बेसिकली मैं समझा देता हूँ एक बार। हिंदू लॉ कहना क्या चाहता है, और मुस्लिम लॉ यानी कि मॉमडन लॉ जिसे कहते हैं। ठीक है ना, सो बेसिकली हिंदू लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा बेटा, जो मैंने नोट्स दिए हैं आपको, ठीक है ना, ये मैंने खुद से बनाए हैं। ठीक है ना, एक बेयर एक्ट होता है, बेयर एक्ट मैं दे दूं पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो आप आधे में छोड़ देते हो। ठीक है ना, तो मैं ये नोट्स तो प्रोवाइड कर ही है मैंने, इसके साथ जब क्लास एंड होगी, यानी कि 1 महीना मुझे पूरा लगेगा, हिंदू लॉ में पूरा का पूरा 1 महीना लगता है मुझे, तो 1 महीने यानी कि 4 क्लास होने के बाद मैं बेयर एक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, जो काफी ज्यादा लेंथी होगा, यानी कि 150 पेजेस तक होता है, तो 150 पेजेस बच्चे के लिए पढ़ना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। उसको शॉर्ट मेमोरी टाइप चीजें याद होनी चाहिए, एमसीक्यू पैटर्न। ठीक है ना, पिछले 2 साल जो हम हिंदू लॉ कर रहे हैं सेम का सेम ही आ रहा है, कुछ बाहर से नहीं आ रहा, बस हाँ पिछली साल एक मुस्लिम लॉ में थोड़ा सा अलग कर दिया था। ठीक है ना, तो इसमें किसी को डाउट है बेटा, इस नोट्स में, नोट्स को किसी ने देखा था, मैंने दोनों पूरे 1 महीने के नोट्स एक साथ भेज दिए। पहले तो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अलग अलग करके भेजूंगा, बट मैंने कहा नहीं एक साथ ही भेज देते हैं। सबके पास पहुंच गए थे बेटा हिंदू लॉ के नोट्स? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, हितेश आ गए थे ना नोट्स आपके पास? हाँ जी सर, आ गए थे मेरे पे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के आ गए, मैम ने जो भेजे थे। ठीक है, थोड़ा सा बेटा देखो, एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगता है, मैं मंडे टू सैटरडे फ्री नहीं रहता ना बिल्कुल भी, तो कभी कभी क्या, अगर हाँ जी, हाँ फ्राइडे जी। भी नोट्स पहुंचा करे तो थोड़ी सी सबर कर लिया करो। ठीक है ना, कभी कभी जी सैटरडे सर। भी पहुंच सकता है, इसमें मेहनत लगती है यार बनाने में। ठीक है ना, तो देखो आप ये आपका हिंदू लॉ, बेसिकली हिंदू लॉ में हम क्या क्या कवर अप करेंगे। ठीक है ना, तो हिंदू लॉ के लिए हम क्या क्या कवर अप करेंगे, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट पहले मैं बता दूं, फिर स्टार्ट करूं, नहीं तो दिक्कत होगी आपको, सिलेबस पता नहीं हुआ। 1 मिनट बेटा, मैंने स्क्रीन ऑफ कर रखी। हिंदू लॉ में हम जो जो चीजें पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास जो होगी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में होगी, हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, कितने तरह के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है ना, कितनी तरह की डाइवर्स थ्योरी होती है, वो सारी आज की क्लास में कवर अप करेंगे। ओवरऑल जो आपको करना है, 1 मिनट, जो ओवरऑल करना है, 1 मिनट बेटा, जो ओवरऑल करना है, हम्म, जो ओवरऑल कवर अप करना है वो दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पे। ठीक है ना, जैसे हम इसमें बेटा, वैसे मुझे तो मेंटेनेंस, टेस्टामेंट्री विल, ठीक है ना, जो आपके सिलेबस में, पहले उसको मैं दिखा देता हूँ कि आपको आइडिया होना चाहिए हर बच्चे को। सो बेसिकली हमने बेटा देखो आप, ये हाँ ये बुक 1 कंप्लीट कर दिए दिसंबर मंथ में, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा ये सबको दिख रहा है, मैं आगे चलूं? वेद व्यास वाल्मीकि रविंद्र दिख रहा है बेटा स्क्रीन में? यस सर, दिख रहा है। जी सर। दिख रहा है ना? हाँ जी दिख रहा है, दिख रहा है। तो सगुफा दिख रहा है ना बेटा आपको ये चीज? Yes, sir. सो बुक 1 हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। ठीक है ना, बुक 1 के बाद आपका आर्बिट्रेशन बुक 2, यानी कि जो एग्जाम होगा सगुफा, वो अलग अलग दिन होंगे, जैसे आपके 8 पेपर है ना बेटा,
तो 8 पेपर के एग्जाम अलग अलग दिन होंगे। पिछली बार तो क्या था, एक दिन का भी गैप नहीं दिया था। इस बार देखते हैं कि गैप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैसे मिलेगा। तो बुक टू आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन हमने पढ़ लिया, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसमें हमने आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल अवार्ड, ठीक है ना, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ फॉरेन अवार्ड, न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन, कंसिलिएशन क्या होता है। इसके बाद लोक अदालत यूनिट 5 भी हमने कवर अप कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद देखो जो आज हम करेंगे वो आपका हिंदू लॉ है। सो बेसिकली हिंदू लॉ में हम क्या क्या कवर अप करेंगे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। सबसे पहले सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वुमेन स्टेट विल, मतलब देखो मैं पहले यूनिट 1 कराऊंगा, यूनिट 3 करेंगे, यूनिट 4 करेंगे, यूनिट 5 करेंगे, यूनिट 2 सेकेंड लास्ट में करेंगे। मतलब यूनिट 2 सबसे लास्ट में करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो हिंदू लॉ में आप एडवोकेट बनने वाले तो आपको हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ अच्छे से पता होना चाहिए कि डाइवर्स क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, अडॉप्शन कैसे की जाती है, ठीक है ना। मुस्लिम में वाकिफ क्या होता है, स्त्री धन क्या होता है, क्लियर है। तो स्टार्ट करें बेटा। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ दिख गया। यूनिट 1 में सोर्स ऑफ स्कूल लॉ हिंदू लॉ पढ़ेंगे, कवर अप करेंगे। इसके बाद आज की क्लास बेटा हिंदू मैरिज, यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 3 आज कंप्लीट कर दूंगा मैं। आज की क्लास में ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा डिटेल में स्टडी हिंदू लॉ में, ठीक है। सर ये तो सिलेबस हमारे शॉर्ट, पास में भिजवा देंगे क्या? अच्छा ये सिलेबस, हाँ 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 बिल्कुल, श्योर सिलेबस जी। श्योर बेटा, वेद, हाँ हाँ वेद व्यास भिजवा दूंगा, ओके भिजवा दूंगा। थैंक यू। ठीक है, देख लो बेटा सिलेबस देख लो, लो वेद व्यास देख लो आप। फिर मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, जी फिर लॉ ऑफ क्राइम। बेटा लॉ ऑफ क्राइम को आईपीसी की धारा कही जाती है, ठीक है ना। तो जी आईपीसी की धाराएं बहुत ज्यादा है, 511 तक है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा वेद व्यास और जी। ये सारे बच्चों को, कि आपको लग रहा है कि हमें एलएलबी सेकंड फर्स्ट ईयर कठिन है, तो ट्रस्ट मी एलएलबी फर्स्ट ईयर इज द इजिएस्ट ईयर इन ऑल द 3 ईयर। मेरा क्या ओके मानना है, आप कहीं से भी कर लो, आईपी से कर लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लो, कहीं से भी कर लो लॉ। जो फर्स्ट सेम होता है और फर्स्ट ईयर होता है वो सबसे इजी होता है। सेकंड एंड थर्ड हाँ ईयर में आपको एलएलबी का मतलब पता चलेगा कि वो कितनी कठिन होती है, ठीक है ना। तो ओके सर। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी पढ़ेंगे आप। ये दिख रहा है ना, सगुफा यश वेद, ये जी रविंदर, हितेश सबको, Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है ना बेटा। मैं दिखा देता हूँ। जो लास्ट है पेपर वो लीगल लैंग्वेज है। सो लीगल लैंग्वेज सबसे लास्ट में करेंगे। मैं ऑर्डर समझा देता हूँ, देखो हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया आपका क्या, पेपर 1 कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट। आर्बिट्रेशन खत्म। अब बेटा हिंदू लॉ करूंगा, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ मैं फरवरी तक कराऊंगा, पूरा फरवरी चलेगा। फरवरी से ज्यादा भी जा सकता है, एक क्लास जाएगी, एक से ज्यादा नहीं जाएगी। फिर बेटा मैं आपका क्या कराऊंगा, आईपीसी, ठीक है ना। आईपीसी इंपॉर्टेंट है इसी के लिए। आईपीसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टाइप ऑफ रिट्स, फंडामेंटल राइट्स, इसमें ये सारी चीजें आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद करेंगे टॉट। टॉट इजी है, टॉट को इंग्लिश लॉ कहा जाता है, टॉट जल्दी भी हो जाता है, ठीक है ना। फिर टॉट के बाद सबसे लास्ट में करेंगे हम लीगल लैंग्वेज। क्लियर है बेटा, कोई जी डाउट है बेटा तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। जी सर। इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है ना। 6 बजे के बाद ही होगा बेटा प्रोवाइड, थोड़ा सा जी सबर कर लेना आप, ठीक क्योंकि है। मुझे ना बैक टू बैक क्लासेस देनी होती है 3 सालों की यार, फिर टाइम नहीं मिलता ना जी मुझे भी। तो आप फैमिली लॉ 1 में देखो, हिंदू लॉ में आज क्या करेंगे, सोर्स एंड स्कूल ऑफ हिंदू लॉ करेंगे और हिंदू मैरिज एक्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा बस। तो बेसिकली देखो आप हिंदू लॉ में कहना क्या चाहता है, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आपका दो एक टाइमलाइन को बताया गया है, ठीक है ना। सो पहले यार मैं ऐसा करता हूँ ना, सोर्स तो एक मिनट रुक जाओ बस। सोर्स आपको ना समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ,
यहाँ से करता हूँ, हिंदू मैरिज से। हिंदू मैरिज से स्टार्ट करूँ, कोई दिक्कत है बेटा किसी को? कि सोर्स से ही समझा दें। No, sir. नो सर। तो देखो आप, सबसे पहले हिंदू मैरिज में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हिंदू मैरिज में हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज की क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना? हिंदू मैरिज कितनी तरह की होती है, क्या कंडीशन होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कितनी कंडीशन होती है, ठीक है ना? कंडीशन के बाद इसके एक डाइवर्स की थ्योरी को आज कवर अप करेंगे। 3 तरह की थ्योरी होती है। डाइवर्स के क्या ग्राउंड्स होते हैं, किस ग्राउंड्स में डाइवर्स को फाइल किया जा सकता है, ठीक है ना? सो बेसिकली हिंदू क्या, आपका हिंदू एक ओरिजिन से लिया गया है, इससे जिसको हिंदुइज्म कहा जाता है। यानी कि हिंदू जो टर्म आपका हिंदू से लिया गया है, ये बेसिकली टर्म आया कहाँ? सिंधु से, जिसे इंडस रिवर कहा जाता है, ठीक है ना? सो बेसिकली देखो आप, मैं एक बात कहना चाहूंगा बेटा, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, बेसिकली आपके हिंदू में क्या आते हैं? क्रिश्चियन। और हिंदू में कौन कौन आ जाते हैं? क्रिश्चियन भी आते हैं, और बौद्ध। मुस्लिम को छोड़ के क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, वही क्रिश्चियन को ईसाई कहते हैं। सो बेसिकली हिंदू में सब आते हैं। इनका एक अपना लॉ बनाया गया है, जिसे हिंदू मैरिज एक्ट कहा जाता है, ठीक है ना? ये हिंदू लॉ में आते हैं। हिंदू लॉ को छोड़ने के बाद जो लॉ आता है उसे मुस्लिम लॉ कहा जाता है, जिसमें सारे के सारे मुस्लिम लॉ के कंडीशंस को रीड आउट किया जाता है, ठीक है ना? सो बेसिकली देखो आप, समझेंगे हम, सिंधु को बाद में हिंदू बोला गया, और ये टर्म बेसिकली पीपल जो मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं है उन्हें हिंदू बोला गया। सो इन द वे डेफिनेशन ऑफ हिंदू वाज मोर ऑफ नेगेटिव rather than a पॉजिटिव। तो मैंने आपको समझा दिया गया है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, आपके कंफ्यूजन होंगे, क्लियर होते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है? अब बेटा देखो, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सो बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है ना? ये बेसिकली आपका इसमें कंडीशन है क्या, ठीक है ना? सो बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हिंदू किसे बोला गया? हिंदू बेसिकली में देखो, मैंने समझाया था बेटा कि आपका आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू में क्या क्या लाता है? बुद्धिस्ट, जैन और सिख के रिलीजन को भी ले आता है, ठीक है ना, हिंदू मैरिज में। सो बेसिकली जो पर्सन हिंदू है रिलीजन से, वो बेसिकली क्या होगा? एक लिंगायत होगा, या विरास्या होगा, या फॉलोवर ऑफ ब्रह्मा होगा, पार्था और आर्य समाज। कहने का मतलब है, हिंदू रिलीजन में कौन होगा? जिसने एक आर्य समाज को फॉलो कर रखा है, ठीक है ना? इसके बाद देखो, जो पर्सन क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, ज्यू, वो बेसिकली हिंदू लॉ से गाइड किए जाते हैं, अनलेस वो मतलब इसमें प्रोवाइड करना होता है कि वो हिंदू है कि नहीं। प्रोवाइड कैसे करते हैं? मैरिज एक्ट से आपका प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना? तो देखो आप, इसके बाद एक टर्म आता है लेगिमिटेट और इलेगिमिटेट। ये लेगिमिटेट और इलेगिमिटेट क्या होता है? किसी को आइडिया है बेटा इसके बारे में? किसी की इंग्लिश इंग्लिश अच्छी हो काफी तो बता सके मुझे। Sir, legitimate is लेगिमिटेट और न्यायिक. Legitimate is न्यायिक, whatever the as per the law, and illegitimate is like as not जायज per और the law. नाजायज। Yeah, जायज और नाजायज. जायज Yes. और नाजायज, Legitimate वेरी and गुड, legitimate. ठीक Yes. है ना? हाँ, सब सर करेक्ट का है वाल्मीकि मिश्रा ने। सो बेसिकली बेटा, मैं अपनी जो हिंदू लॉ की क्लासेस है उसमें कुछ ऐसे वर्ड यूज करूंगा जो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ के वर्ड अच्छे से आने चाहिए। आपके लीगल लैंग्वेज एग्जाम में ये सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी। जितने भी पेपर, 7 पेपर आप पढ़ोगे ना, उनके छोटे छोटे टर्म आपके लीगल लैंग्वेज के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो बेसिकली देखो, चाइल्ड जो लेगिमिटेट और इलेगिमिटेट, वो सारे के सारे किस में आते हैं? हिंदूज में आते हैं। कहने का मतलब है, लेगिमिटेट जो जायज है, अ चाइल्ड विच इज बोर्न आफ्टर द मैरिज इज कॉल्ड लेगिमिटेट, और अ चाइल्ड विच इज नॉट बोर्न आफ्टर, विच इज बोर्न बिफोर मैरिज, जो मैरिज से पहले पैदा हो गया, उससे इलेगिमिटेट कहते हैं। इलेगिमिटेट यानी कि नाजायज। क्लियर है रविंदर वेदव्यास, सगुफा? क्लियर है बेटा आपको ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। तो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? लेगिमिटेट क्या है? जो आपका जायज है,
ठीक है, जो विच इज बॉर्न आफ्टर आफ्टर मैरिज। मैरिज, हाँ मैरिज, और चाइल्ड विच इज बॉर्न बिफोर मैरिज इज इलेगिमिटेड। सो बेसिकली इन हिंदू लॉ में क्या होता है बेटा, जो चाइल्ड है ये बेसिकली चाइल्ड का मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन में हम पढ़ेंगे जब आपका टॉपिक आएगा, तो उसमें जो चाइल्ड होता है वो जायज और नाजायज दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। बट मुस्लिम मुस्लिम में क्या होता है, मुस्लिम लॉ में हम कवर अप करेंगे, ठीक है ना। मुस्लिम लॉ में जब आप पढ़ेंगे तो मुस्लिम लॉ में जो नाजायज है नाजायज को कवर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। मुस्लिम में कोई मेंटेनेंस वर्ड होता ही नहीं, सॉरी टू से। बेसिकली मुस्लिम में हम कितनी मैरिज कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो मुस्लिम में कोई नाजायज वर्ड ही नहीं होता, सब जायज ही होता है उसमें, और कोई मेंटेनेंस होता भी नहीं वैसे भी उसमें। सो बेसिकली कोई भी चाइल्ड आपका लेगिमिटेट इलेगिमिटेट है, चाहे उसके पेरेंट्स हिंदू बुद्धिस्ट या जैन या सिख, वो आपके हिंदू होंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली इसके एक क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं हिंदू हूं और मेरी वाइफ क्रिश्चियन, अब जो मेरा बेटा है वो लेगिमिटेट किस बिहाफ पे होगा, कोई बताएगा बेटा, लेगिमिटेट और लेगिमिटेट किस बिहाफ पे होगा। सर लेजिटिमेट होगा फादर Sir, क्या क्योंकि होगा? father एकदम father is Hindu, फादर। he'll be legitimate. मतलब मेरा कहने का क्वेश्चन ये है कि उसकी ब्रिंगिंग को चेक किया जाएगा, जैसे गुफा, जैसे कि अगर वो पैदा हो गया तो उसका पालन पोषण किस रिलीजन में किया जा रहा है, ठीक है ना। जो रिलीजन डिसाइड किया जाएगा, जैसे अगर उसका पालन पोषण हिंदू में किया जा रहा है तो आपका क्या होगा, हिंदू में होगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। सो बेसिकली इसमें क्या रखा है देखो आप, इफ वन ऑफ द पेरेंट इफ ही इज हिंदू, अगर उसमें से कोई एक पेरेंट हिंदू है तो जो रिलीजन है चाइल्ड का वो डिसाइड किस पे बेसिस किया जाएगा, उसके अपब्रिंगिंग पे, उसके मेजर होने पे, यानी कि 18 साल तक उसका पालन पोषण कौन करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें देखो आप, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या कहता है, जब कोई कंडीशन होती है, ठीक है ना। अभी कंडीशन को गो थ्रू करते हैं, अभी वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े कुछ कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं, जैसे कि कुछ कंफ्यूजन है। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, अगर मेरी मैरिज 18 साल के बाद किसी हिंदू गर्ल से हुई तो वो तो मेरा हिंदू मैरिज एक्ट में है। अब मैं इसको प्रूफ कैसे करूंगा हिंदू मैरिज एक्ट, बेटा आपका जैसे सर्टिफिकेट बनता है। अब मेरे को जहां तक लगता है इस क्लास में किसी किसी की मैरिज हुई हो तो उसने अपना मैरिज सर्टिफिकेट तो बनवाया नहीं होगा एसडीएम के ऑफिस में, कि बनवा रखा है बेटा किसी ने। मेरा बना हुआ सर। अच्छा आपका बना है, अच्छी बात है बेटा, सर पर मैरिज मेरा नहीं बना है। sir marriage certificate that we required for the during the passport or some legal documents यस के लिए यस marriage वेरी certificate गुड, की जरूरत एक्सीलेंट पड़ता है yes एक्सीलेंट, हाँ एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड गुड आंसर बेटा। सो बेसिकली मैं बताने वाला था, जो मैरिज सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है ना, ये बेसिकली हमारा वीजा हो गया या बाहर सेटल होने के लिए हमें रिक्वायर होता है, तो ये बनवाना चाहिए, ठीक है ना। एक प्रूफ रहता है हमारे पास। सो बेसिकली ये मैरिज जो हमारा सर्टिफिकेट बनता है किसके अकॉर्डिंग बनता है, हिंदू मैरिज एक्ट। अगर इफ वी आर द एज अबो अबो 18 ईयर्स, अगर हम 18 साल से ऊपर है तो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। सपोज दैट हमारी मैरिज 18 साल से पहले हुई, यानी कि कम में हुई, तो हम किसके अंडर होंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर होंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली ये स्पेशल मैरिज एक्ट होता क्या है, अगर किसी का क्वेश्चन अराइज हो रहा है। सो बेसिकली होता क्या है, जैसे किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम से शादी कर ली या फिर किसी मुस्लिम ने हिंदू से शादी कर ली। सो बेसिकली डिसाइड होता है मेजर पर्सन पे कि वो चाहे मेल है, ठीक है ना। सपोज ऐसे मैं हिंदू गर्ल हूँ, मैंने मुस्लिम बॉय से शादी कर ली तो मैं मुस्लिम हो जाती हूँ बेटा, ठीक है ना। तो मुझे स्पेशल मैरिज यानी कि मुस्लिम लॉ में रजिस्टर होना पड़ेगा। वही मैं हिंदू बॉय हूँ और कोई मुस्लिम गर्ल मुझसे शादी करती तो एक मेजोरिटी यानी कि जो मेजर है, मेजर कहने का मतलब है जो एक तरह से मेल पर्सन है, उस पे डिसाइड करता है कि वो अपने रिलीजन को किस में चेंज करा सकता है, ठीक है ना। सो बेसिकली हमारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बेटा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हिंदू कौन कौन होते हैं, हिंदू कौन होते हैं देखो आप,
जिसने किसी आर्य समाज को फॉलो कर रखा है या फिर कोई प्रोफेशन कर रहा है किस चीज का, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिखिज्म का, ठीक है ना। इसमें बेटा क्रिश्चियन, मैं आपको ऐसे ऊपर की नॉलेज दे रहा हूँ बीइंग एन एडवोकेट होने के बाद, जैसे कि जो आपका क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, जो क्रिश्चियन होता है ना, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, इनके अलग अलग लॉ है, पर इन्हें हिंदू में माना जाता है, बट मुस्लिम को नहीं माना जाता, ठीक है ना। हिंदू लॉ में हमने समझा, चाहे हमारा लेगिमिटेट हो, इलेगिमिटेट चाइल्ड हो, तब भी हमारा वो क्या माना जाएगा, हिंदू माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो, कोई पर्सन जो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिखिज्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन किसके अंडर होगा, मैरिज एक्ट के अंडर होगा। अब इसके बाद देखो आप, पहले मैं एक मिनट, कंडीशन रह गई, हाँ ये कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। सो बेसिकली हिंदू मैरिज की कंडीशन क्या है। सबसे पहले आप लिविंग, ये देखो सबसे पहले आपका सेक्शन 5 में आता है। सो बेटा ये लर्न कर लेना आपको, ये जो पढ़ रहे ना हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसको लर्न कर लेना है। सो बेसिकली कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज एक्ट आपका समझा रखा है, किस में आता है, सेक्शन 5 में। सो बेसिकली एक मैरिज को फाइनल, सोमनाइज यानी कि फाइनल कब माना जाएगा टू हिंदूज के बीच में, जब किसी पार्टी का, अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मेरी शादी होने वाली है और मेरा किसी के साथ, मेरा कोई स्पाउस, किसी को नॉलेज है बेटा, पहले ही पूछ लेता हूँ, स्पाउस किसी को नॉलेज, रविंदर आपका जो एनी नॉलेज बेटा। Life partner, like married wife or हाँ husband. हाँ हाँ बेटा, इस बैच में खैर पढ़ने वाले बच्चे मैं बोलूंगा, सगुफा सब पढ़ने वाले, रविंदर, वाल्मीकि, ये बैच में तारीफ करूंगा। ये वाला जो अब की एलएलबी फर्स्ट ईयर है, ये काफी अच्छा पढ़ने वाला है, क्योंकि पिछली जो हमारे बैच से उन्होंने, मैंने पूछा था तो पता था, बट कम लोगों को पता था, हाँ ठीक है ना, ज्यादा लोगों को नहीं पता था। सो बेसिकली देखो, हम किसी से मैरिज कर रहे हैं तो हमारा एक लिविंग स्पाउस उस समय नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा हिंदू मैरिज में कवर नहीं होता है। इसके बाद देखो बेटा, हमने जैसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड पर्सन, मेजर होना चाहिए, क्वालिफाइड बाय कोर्ट होना चाहिए। तो सेम मैरिज करते समय कोई भी पार्टी, नाइदर वन ऑफ द पार्टी, वो चाहे बॉय हो या फिर गर्ल हो, अनसाउंड पार्ट पार्ट हो या सफरिंग कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, या फिर आपका एक वल्नरेबल डिसीज आता है जिसे ग्राउंड फॉर डाइवर्स मानते हैं, जो सेक्स डिजीज होते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे किसी पार्टनर को सेक्स डिजीज है तो भी वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर नहीं कवर अप किया जाएगा, वो बेटा ड्राउन, हम डाइवर्स में पढ़ते, पर मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज ये क्या भी सीख लिया, ठीक है ना। इज सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ सैनिटी, यानी कि जिससे पागलपन के दौरे आते हैं या पागलपन के अटैक आते हैं। इसमें ब्राइड की एज कितनी, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम, देखो ब्राइड की ग्रूम यानी कि दूल्हे की एज 21 साल होनी चाहिए और दुल्हन की एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद पार्टीज के पास कोई भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली अभी रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम, 3 तरह के रिलेशन होते हैं, सापिंडा, प्रोहिबिटेड और एक और पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो बेसिकली एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, जैसे सापिंडा रिलेशन है, ठीक है ना, ये आज कवर अप करेंगे। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होता है, तो 2 रिलेशन इन्होंने समझाया, से 3 है, ठीक है ना। इसके बाद देखो सापिंड, सापिंड कहने का मतलब है सेम पिंड, सेम पिंड के कंडीशन होती है मदर और फादर के ग्राउंड में, ठीक है ना, वो मैं आगे कवर अप कराऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। सो सापिंड कहने का मतलब है सेम गोत्र में, जैसे आप हिंदू करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, तो सेम गोत्र नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना बेटा, गोत्र तो सबको पता होगा, आगे चलो मैं। यस सर। सगुफा क्लियर है, हितेश, वाल्मीकि क्लियर है बेटा, यस सर, क्लियर है। ठीक है ना। सो बेसिकली जो पार्टी, क्लियर है ना बेटा, सगुफा। यस सर। सो बेसिकली जो पार्टीज है वो आपका सेम पिंड नहीं होना चाहिए। सेम पिंड कहने का मतलब है जैसे कि एक गोत्र के नहीं होनी चाहिए, अनलेस द कस्टम और यूसेज प्रोवाइड, यानी कि कोई कस्टम या यूसेज प्रोवाइड नहीं करा। अगर मेरा कस्टम कहता है मैं किस सेम गोत्र में कर सकता हूँ, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर द मैरिज, ठीक है ना। सो बेसिकली कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज में हमने कवर अप कर लिया।
कि एक लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, साउंड पर्सन नहीं होना चाहिए, 21 और 18 साल होनी चाहिए कम से कम। प्रोहिबिटेड अभी वैसे 21 क्या 30 साल में भी नहीं होती लोगों की शादी, वो तो इच्छा अपनी इच्छा होती है। कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए जब तक कस्टम ही नहीं यूसेज प्रोवाइड करा, अभी प्रोहिबिटेड पड़ेंगे आगे, ठीक है ना। सापिंड मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दिया, सापिंड यानी कि सेम पिंड के नहीं होने चाहिए, ठीक। इसके बाद देखो बेटा, इसको मैं थोड़ा वैसे करके चलेंगे, टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज। अभी टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज क्या है, ये बेटा आपका एक तरह से कोर हिंदू लॉ बेयर एक्ट में जो दिए गए, ठीक है ना। सो टाइप ऑफ हिंदू मैरिज में सबसे पहले ब्रह्मा का आता है। ब्रह्मा कहने का मतलब है कि जैसे मैंने किसी लड़की से शादी की जिसे वेदों की नॉलेज है, जो अभी स्कूल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मतलब यार एक तरह से नॉलेज होनी चाहिए, ब्रह्मा कहने का मतलब है। इसके बाद देखो देवा। देवा कहने का मतलब है डॉटर आपको दक्षिणा में दी गई। देवा कहने का मतलब है दस एट द एज ऑफ मैरिज डज नॉट गेट हस्बैंड, कि डॉक्टर जो एक दक्षिणा में दे दी गई जब कोई हस्बैंड नहीं मिला। जैसे पिछले के समय, पिछले महाभारत रामायण के युग में हम देखते थे कि एक क्या कहते हैं परफॉर्मेंस कराई जाती थी कि अगर कोई जीत लेता है, जैसे लड़की को जीता जाता तो उसे दक्षिणा बोला जाता था, देवा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक डाउट है किसी को? बताओ बेटा, रविंदर, वेद व्यास, क्लियर है? चले आ गया हम। यस सर, यस। ठीक है। सो देवा मैंने आपको समझा दिया, जब हस्बैंड मिल नहीं रहा तो हम कोई एक्ट कराते हैं। जैसे अभी तो खैर हस्बैंड एंड पार्टनर मिलता नहीं है, तो मैट्रिमोनियल साइट्स बन गई है, तो मैट्रिमोनियल साइट्स को देवा कहा जा सकता है, ठीक है ना। एक तरह पर वो दक्षिणा होते, दक्षिणा अलग चीज होती है। दक्षिणा यानी कि एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। फिर आता है अर्चा। अर्चा क्या होता है, जैसे कि जो दूल्हा है उसको एक बैल कहा गया है, ठीक है ना, और बैल के पास कोई क्वालिटी नहीं है, तो अर्चा। अर्चा कहने का मतलब है कि जिसमें नोबल मैरिज में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि एक तरह से दूल्हे के अंदर कोई स्पेशल क्वालिटीज नहीं है। फिर आता पर्ज पत्या। पर्ज पत्या क्या होता है कि फादर हरदम ढूंढता रहेगा, अपनी बेटी के लिए दूल्हे को ढूंढता रहेगा, उसे पर्ज पत्या कहेंगे। गंधर्व होता है लव मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ पेरेंट। गंधर्व कैसे कहते हैं कि लव मैरिज है बिना पेरेंट्स के कंसेंट के। फिर आता है असुरा। असुरा क्या होता है, असुरा इसमें बेटी का असुरा कि फादर जो ब्राइड है, ठीक है ना, कहने का मतलब है असुरा वही दहेज, एक तरह से जो दुल्हन है, दुल्हन के जो ग्रूम कभी भी कंपैटिबल नहीं रहता ब्राइड के साथ, क्योंकि जो फादर ऑफ ब्राइड है उसे बस वेल्थ पसंद है और ग्रूम इज हैप्पी टू गिव हिम दैट, ठीक है ना, असुरा। फिर रक्षक। रक्षक। रक्षक का क्या होता है, ग्रूम पैटर्न करता है ब्राइड की फैमिली के साथ और कन्विंस हर टू मैरी, मतलब ग्रूम एक लड़ाई करता है, लड़ाई के बाद लड़की को जीत लाता है। फिर आता है पैसाजा। पैसाजा में क्या होता है, देखो, रोस्ट काइंड ऑफ मैरिज, द ग्रूम विल फोर्सफुली मैरी द ब्राइड, वोंट इवन गिवन मनी एंड एनीथिंग फॉर इट। कहने का मतलब है कि ग्रूम क्या करता है, जबरदस्ती ब्राइड से शादी कर लेता है, कोई मनी और कुछ भी नहीं देता है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें? नो सर। तो बेसिकली देखो, हमने हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू के बारे में पढ़ा, भी केस स्टडी समझाता हूँ मैं। इसके बाद 8 टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज कवर अप किया। इसके बाद कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। इसके बाद देखो बेटा, एक केस है पेरुमल वर्सेस पन्नू स्वामी। सो बेसिकली पेरुमल वर्सेस पन्नू स्वामी, इसमें हस्बैंड एंड वाइफ, इनका एक बेटा होता है, बेटे के अनब्रिंगिंग पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि पेरू स्वामी और पन्नू पन्नू स्वामी का एक केस है। इसमें जो वाइफ है, वाइफ का एक बेटा होता है, ठीक है ना, बेटे की अनब्रिंगिंग पे डिसाइड किया जाता है कि वो मुस्लिम एक हिंदू से शादी करती है, मुस्लिम वाइफ, और मुस्लिम वाइफ का बेटा होता है। बेटे बेटे की अनब्रिंगिंग कौन करता है, मुस्लिम वाइफ करती है, तो मुस्लिम वाइफ बेटे को भी मुस्लिम बना देती है,
तो इस केस में कोर्ट क्या डिसाइड करता है, अगर मान लो हम ब्रिंगिंग हिंदू में होती, क्योंकि मेल तो हिंदू है, तो उसको जो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलता है, बट अब उसके हम ब्रिंगिंग मुस्लिम में, तो उसको उसके प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा। क्लियर है बेटा? आगे चले हम। जी बताओ बेटा, वेद व्यास, यस सर, क्लियर है सर। रविंदर, चले आगे हम। Yes, जी sir. गुफा, यश, हितेश, यस सर, क्लियर है। वाल्मीकि मिश्रा, क्लियर है बेटा? आगे चले हम। Yes, sir. इसके बाद देखो आप, फिर आता है आपका, पहले हमने देखो हिंदू मैरिज पढ़ लिया, मैं एक रिलेशनशिप बता देता हूँ, ठीक है ना। सो बेसिकली देखो आप, रिलेशनशिप सांपिंडा में क्या होता है, सांपिंडा में जैसे पीढ़ी पे देखा जाता है, सांपिंडा में सेम रिलेशन में शादी नहीं की जाती, इसमें मदर का कहाँ तक देखा जाता है, तीसरे तक, और फादर का कहाँ तक देखा जाता है, फिफ्थ तक। कहने का मतलब है पीढ़ी, जो पीढ़ी बीत चुकी है, बीत चुकी कहने का मतलब है, जैसे कि मैं, ठीक है ना, मेरी मदर का मैं बोलता हूँ, और मेरे को किसी से शादी करनी है, तो मेरी मदर के जो रिलेशन है, रिलेशन में जैसे कि मेरी मदर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन मेरी दादी, दादी के बाद मेरी नानी, नानी के बाद पर नानी, तो पर नानी के रिलेशन तक मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, यानी कि उसको हट के अलावा किसी और से करनी पड़ेगी। सेम आपका फादर में आता है, फादर में जैसे कि मेरे फादर, फिर मेरे दादा, फिर मेरे परदादा, फिर मेरे परदादा, फिर मेरे परदादा, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो बेसिकली इसमें क्या समझाया गया, देखो सांप-पिंडा रिलेशनशिप को ऐसे समझाया गया कि थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव हिज मदर का होना चाहिए, और फिफ्थ जनरेशन इंक्लूसिव फ्रॉम हिज फादर का होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें दो पर्सन को सांप-पिंडा कब होना गया, जो वो लीनियर असेंडेंट है एक दूसरे के, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो आप, इसमें समझा रखा, देखो आप, कि जैसे मेरे पेरेंट्स है, ठीक है ना। सो पेरेंट्स में मदर, मदर में भी क्या होना चाहिए, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। मैंने आपको समझाया ना बेटा, कि जैसे मेरी मदर है, मदर के बाद ग्रैंड मदर, ठीक, तो मैं वहां तक शादी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद देखो फादर, फादर के बाद ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फिर ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड फादर, फिर ट्रिपल जी फादर, ठीक। सो पर्सन विल बी काउंटेड एज फर्स्ट पर्सन, इट विल गोज अपवर्ड, मदर के लिए थर्ड जनरेशन रहेगा, फादर के लिए फिफ्थ जनरेशन रहेगा। फिर इसके बाद देखो फुल हाफ यूटेन रिलेशनशिप है, ये फुल यानी कि सगा, हाफ यानी कि सौतेली, ठीक है ना। यूट्रेन रिलेशनशिप, किसी को आइडिया बेटे यूट्रेन रिलेशनशिप क्या होता है? वो बताए, कोई बता सकता है? Sir, I think बुआ का लड़का या लड़की या मौसी का लड़का लड़की like that. काफी हद तक क्लोजर है बेटा। कोई और बताएगा बेटा? रविंदर, चाचा, वेद व्यास। चाचा, चाचा, हाँ चाचा और बड़े बड़े पापा। हाँ हाँ Yes, हाँ, करेक्ट। फादर जिनके के जिनके फादर जनरेशन। अलग होते हैं बट एंसेस्टर्स जो है वो सेम होते हैं, जैसे दादा दादी सेम है बट पापा चाचा ताऊ हाँ करेक्ट है बेटा, ठीक है ना, फर्स्ट कजन। करेक्ट है। सगुफा ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। तो आप सब बेटा पढ़ने वाला, आपको एडवांस नॉलेज देनी पड़ेगी। इसके Yes, बाद sir. देखो लेगिमेटेट, हाँ हाँ बोलो बेटा, कोई बोल रहा था कुछ। सर इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अभी तो हाँ, देखो और आ गया, डाइवर्स में मजा आएगा। यस मेरे सर। को, है इसमें ना, सच बताऊं, हाँ सर बोलो बेटा। इसी में से सारे क्वेश्चंस आएंगे क्या, जो इसमें मैक्सिमम इसी में से आएंगे क्या, हिंदू मैरिज एक्ट एंड मुस्लिम मैरिज एक्ट? हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 बेटा, वो अडॉप्शन से भी आ सकता है, मेंटेनेंस से भी, मतलब वो को, ये तो बुक है ना पूरी, अच्छा, ठीक है ना, एक इसमें सब्जेक्ट है, हिंदू इसमें लॉ तो एक सब्जेक्ट है। हाँ हाँ ये बोलो इसमें बेटा। तो सिर्फ 80 मार्क्स का आएगा ना सर, ये तो एक सब्जेक्ट हुआ ना, हाँ हाँ 80 हाँ मार्क्स हाँ आएगा हाँ, ना इसके अंदर। हाँ जी एकदम सही कहा, एकदम, जी ठीक अच्छा, है ना, ओके सर। ठीक है ना। देखो मैं खुद बोलता हूँ, वाल्मीकि, जब मैंने मैंने आपको फर्स्ट, जब मैंने फर्स्ट डेमो क्लास ली थी, ठीक है ना,
तब हमारे साथ ललिता और रितेश जी जुड़े हुए थे ऑफलाइन क्लास में। सो बेसिकली बेटा मेरा भी मन करता है कि ऑफलाइन में आए बच्चे, मैं बातचीत भी कर लूं उनसे, ठीक है ना। एकेडमी में आपकी क्लास होती है, तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सके वाल्मीकि मिश्रा आपके लिए या किसी के लिए भी, तो आए वो क्लास ले यार, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के नीचे एकेडमी Sure, I में। will try. I will try to come next class as offline. हाँ I हाँ, will try श्योर to come. श्योर Sure. बेटा, Thank you. ठीक है ना। एक इंटरेक्शन बन जाता बेटा टीचर के साथ। तो मैंने जब फर्स्ट डेमो क्लास हुई थी, तो मैंने फर्स्ट डेमो क्लास में कहा था कि एलएलबी फर्स्ट ईयर में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैमिली लॉ लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो है इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक। तो देखो आप, हम सापिंडा रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे थे। सापिंडा रिलेशनशिप में देखो मदर में कहाँ तक होना चाहिए, थर्ड जनरेशन तक, फादर में कितना होना चाहिए, फिफ्थ जनरेशन तक। इसमें फुल हाफ यूटेन रिलेशनशिप होना चाहिए, लेगिमिटेट इलेगिमिटेट आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है ना। फिर ब्लड एडॉप्शन रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि ब्लड या फिर अडॉप्टेड रिलेशनशिप आएगा, ठीक है ना। इसके बाद सर देखो आप हाँ हाँ बोलो बेटा। हमने भी हाँ कुछ हाँ बोलो लोग हैं बेटा। जो सापिंडा से रिलेटेड है, हम उनसे शादी नहीं कर सकते हाँ हाँ, नहीं इसलिए। कर सकते, वही तो बताना। हाँ हाँ बोलो, ओके ओके सगुफा नहीं कर सकते। हाँ नहीं बस सा मुझे पिंडा सेम पिंड, ये सेम पिंड की डेफिनेशन दे रहा है बेटा। मतलब इन पिंड के रिलेशन से शादी हम नहीं कर सकते, हमारा पिंड अलग होना चाहिए। जैसे कि मेरी मदर की तीनों पिंड को काउंट किया जाएगा। आज की तारीख में सगुफा कौन ही देखता है यार, ठीक है ना। आज की तारीख में तो बस लव होना चाहिए और शादी हो जानी चाहिए। ये गलत करो बेटा, मेरा मानना है ओके रिलेशनशिप में पार्टनर सही होना चाहिए बस, ठीक है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बीतनी चाहिए कि जब एक लड़ाई करे तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, और जब दूसरा लड़ाई करे तो पहले को शांत से रहना चाहिए। तो देखो अब हमारा आता है प्रोबिटेड रिलेशनशिप। सो बेसिकली प्रोबिटेड रिलेशनशिप आपका सेक्शन 3 सब सेक्शन जी यानी क्लॉज जी में आता है, ठीक है ना। अब ये प्रोबिटेड रिलेशनशिप क्या कहता है? प्रोबिटेड रिलेशनशिप होता है जैसे कि आपका भाई बहन से शादी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम मुस्लिम में पढ़ेंगे तो मुस्लिम में तो भाई बहन से भी शादी कर देते हैं। जैसे मेरी प्रोबिटेड रिलेशनशिप में मैं ऐसे समझाना चाहूंगा बेटा एग्जांपल से, जैसे मैं मौसा मौसी, मतलब मैं शादी करूंगा तो किसी दूर के रिलेशन में करूंगा, पास के रिलेशन में नहीं। कि पास के रिलेशन में कोई मदर आ गया, फादर आ गया, चाचा आ गया, ताऊ आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे रिलेशन से शादी नहीं कर सकता हूँ। सो साप पिंडा तो सेम पिंड होता है, और प्रोबिटेड क्या होता है? एक रिलेशनशिप जो दिखाता है, ठीक है ना। So two person are said to be within the degree of prohibited relationship if one is lineal descendant of other। अगर एक lineal descendant है, descendant कहने का मतलब है जैसे कि फादर और सन, ठीक है ना, या मदर या डॉटर, एक lineal descendant। अभी आगे चल के कवर अप करेंगे। If one was the wife or husband of lineal ascendant और descendant of other, यानी कि एक वाइफ रहेगा और एक हस्बैंड रहेगा, किसका? लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ अदर का। एक वाइफ और ब्रदर, भाई ये बेटा ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर के फादर, मदर के ब्रदर, जैसे फादर का ब्रदर, मदर का ब्रदर, ग्रैंडफादर का ब्रदर या ग्रैंड मदर का ब्रदर, इससे शादी नहीं कर सकते। सेम बेटा भाई बहन हो गया, अंकल नाइस हो गया, आंट हो गया, नेफ्यू हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, तो इनसे शादी नहीं की जा सकती। यहां तक क्लियर है बेटा? डाउट है किसी को? क्लियर है। नो सर। तो नो सर कोई कह रहा है? Sir, all good. अच्छा अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली देखो आप, डिसेंडेंट और असेंडेंट क्या होता है, आज की क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। असेंडेंट का मतलब होता है नीचे जाना। नीचे जाना कहने का मतलब है कि पहले हस्बैंड वाइफ आएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे। डिसेंडेंट यानी कि ऊपर जाना, ठीक है ना। जैसे पेरेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, फिर ग्रेट, फिर ग्रांड ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स। इसमें देखो प्रोबिटी रिलेशनशिप में फुल हाफ यूटे रिलेशनशिप, लेगिमिटेड इलेगिमिटेड रिलेशनशिप भी आता है।
ब्लड एंड एडॉप्शन रिलेशनशिप भी आता है। वाइफ नहीं, वाइफ किसी फादर की, फादर ब्रदर, मदर्स ब्रदर्स, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स ब्रदर्स, ब्रदर सिस्टर, फर्स्ट कजन होने चाहिए, अंकल नाइस, आंट नाइफ, नेफ्यू, ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है बेटा? डाउट है किसी को? Sir, can you please clarify ascendant and descendant because I got confused. Descendant should be हाँ हाँ बोलिए। like father, mother, then daughter, son, then granddaughter and grandson because it is go down, and ascendant should be up, climb up like father, mother, then grandfather, grandmother, then great grandfather and great grandmother like that. I'm just clarifying. I'm sorry. बेसिकली बेटा जो आपका डिसेंडेंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा और असेंडेंट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना? जैसे कि मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, तो मेरी जो Sir, प्रीवियस sorry to जनरेशन, interrupt, but ascendant ऐसे सर नीचे की एसेंड तरफ जाता है बहुत और ऊपर की तरफ जाना है। एक्चुअली यहाँ कुछ क्या क्या कंफ्यूजन है। ये, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ डिसेंडेंट नीचे की तरफ क्या जाता सर। है। या एसेंड टुवर्ड अपवर्ड। सर डिसेंड Descendant नीचे की तरफ जाता है and ascend parents, ऊपर की then तरफ children जाता है। and grandchildren. Yes. And सर थोड़ा ascendant means क्लैरिफाई कर दीजिए। parents and grandparents, हाँ हाँ great हाँ grandparents. वो ये ascendant शायद हो गए। उल्टा हो गया यहाँ पर सर। हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। चलो अच्छी बात है बेटा, क्लास आप ध्यान से देख रहे हो, ठीक है Sir, ना? ascendant, yeah, तो ascendant should be great हाँ grandfather and father like that. Descendant should be son and daughter and grandson and हाँ granddaughter. करेक्ट है, Like, right? ठीक है Yes. ना? तो बेसिकली आपका एकदम करेक्ट है बेटा, डिसेंडेंट नीचे की तरफ होगा, असेंडेंट ऊपर का होगा। एसेंशियल प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है, ठीक है ना? एसेंशियल प्रॉपर्टी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी। तो असेंडेंट क्या होगा? जैसे कि पेरेंट्स है तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है ना? और डिसेंडेंट में क्या आएगा आपका? सन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आएंगी। क्लियर है बेटा? आगे चले हम। Yes, sir. चले बेटा अब सगुफा आगे हम। Yes, sir. सो बेसिकली देखो आप, फिर बेटा हम एक मिनट, एक मिनट, जो कवर अप आज मुझे करना है, एक मिनट। इसके बाद देखो आपका वॉइड और वॉइडेबल मैरिज क्या होता है, इसको मैं यहां से समझेंगे, ठीक है ना? इस चार्ट से अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो बेसिकली देखो सेक्शन 5 हमने पढ़ा कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। तो वॉइड हमने पढ़ा था, जो क्या होता है? फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वॉइड, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लॉ नॉट एनफोर्सेबल, जो एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते थे? वॉइड, नॉट वैलिड। वर्डेबल क्या होता है? जो बेसिकली आपका एक गलत होगा तो दूसरा सही होगा, ठीक है ना? या फिर जो कोई एक पर्सन सही है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, ठीक है? सो बेसिकली वर्ड क्या होता है? वर्ड में देखो आप, वर्ड में जब कोई आपका स्पाउस रह रहा है तो क्या होगा? एक तरह से वर्ड मैरिज कहलाया जाएगा। जो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है वो वर्ड में आते हैं, ठीक है ना? सपोज इनके नेगेटिव हो गया तो ये वर्ड कहलाया जाएगा। सेकंड और थर्ड क्या होगा बेटा? आपका वर्डेबल होगा। वर्ड क्या है सेक्शन 11 में, और वर्डेबल क्या है सेक्शन 12 में। क्लियर है ये चीज? आगे चले बेटा हम। सर क्या हम इससे क्लैरिफाई कर सकते हैं void is स्टार्टिंग से invalid and voidable हाँ is स्टार्टिंग से valid but बाद में invalid kind of that? हाँ, नहीं, स्टार्ट जो वर्डेबल है बेटा वो कोई, हाँ, स्टार्टिंग से गलत है फिर बाद में हमने वो कर दिया। हाँ सही कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Okay, so ठीक है आगे can चले you please बेटा हम। सर थोड़ा क्लैरिफाई कर हाँ हाँ दीजिए void and voidable हाँ मैं again? बताओ बेटा। रविंदर आप बताओ वर्ड और वर्डेबल में फर्क। Void are invalid from the very beginning. Voidable is it can be converted into void at the discretion of aggrieved party. क्लियर है बेटा वाल्मीकि आपको? Yes, sir, clear है void and voidable, yeah.
सो बेसिकली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसे स्मगलिंग करना, ड्रग्स सप्लाई करना, ये लॉ क्या कहता है, नहीं कहता है, ठीक है ना। वॉइडेबल क्या होता है, जैसे वॉइडेबल में हमने पढ़ा था कोर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ठीक है ना। जब एक पार्टी सही और दूसरा पार्टी गलत कर रहा है, तो जो सही पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी। अग्रीड पार्टी द पार्टी हु इज इनोसेंट, जो आपका एक तरह से सही। क्लियर है वाल्मीकि मिश्रा, आगे चले बेटा हम। Yes, sir. तो बेसिकली देखो आप, आपके कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज में वर्ड और वर्डेबल समझा रखा है। वर्ड में क्या आता है बेटा, आपका फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट, एंड सेकंड एंड थर्ड क्या वर्डेबल है। कहने का मतलब है, जैसे मैंने अगर किसी पर्सन से शादी कर ली जिसका लिविंग स्पाउस है, तो क्या हो गया, वर्ड मैरिज। समझ रहे हो ना मेरी बात को बेटा आप। मैंने क्या करा, किसी पर्सन से शादी कर ली, ठीक है ना, जो एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है। जैसे कि मैंने किसी मौसे के लड़की से शादी कर ली या फिर लड़के से शादी कर ली, तो बेसिकली मेरा क्या होगा, वो वाइड मैरिज कहलाया जाएगा, ठीक है ना। फिर लास्ट बेटा, मैंने किसी सेम पिंड वाली लड़की से शादी कर दी, तो क्या होगा, वाइड मैरिज कहलाया जाएगा। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है आपका वाइडेबल। सो वाइडेबल में क्या होता है, जब एक पार्टी, नाइदर पार्टी इज गिविंग कंसर्न, मतलब कि वाइडेबल कहने का मतलब है किसी एक पार्टी से मैंने शादी कर ली जिसको अटैक आ रहे हैं पागलपन के, तो वाइडेबल है, मैं उस शादी को तोड़ सकता हूँ आगे चल के। इसके बाद किसी एक पार्टी से शादी कर ली जो माइनर, तो क्या होगा आपका, वो वाइडेबल। क्लियर है बेटा, आगे चले हम। हितेश सगुफा, आगे चले। यस सर। Yes. इसके बाद देखो आप, फिर आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। सो बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज में क्या बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने रूल कर रखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कहने का मतलब है, अगर हम मैरिज कर रहे हैं, ठीक है ना, मैरिज कर रहे हैं, सो बेसिकली मैरिज करने के लिए हमें एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ठीक है ना। जो नॉन रजिस्ट्रेशन, अब इसमें हाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे क्या मैरिज, अगर जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ वाल्मीकि मिश्रा, जैसे मैंने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रखा है बेटा, तो क्या ये वैलिड है। वैलिड है, हाँ जी, ठीक है। अगर मैंने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, सपोज जैसे ओरिजिनल में मैंने सच में नहीं बनवाया, तो क्या वैलिड होगा कि वाइड होगा बेटा। क्या मैं हिंदू मैरिज के अंडर आ सकता हूँ कि नहीं आ Valid सकता। होगा. सुना सकता हूँ, Valid वैलिड हाँ होगा. होगा। वैलिड, It's सगुफा, valid. वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ करेक्ट बेटा। इस बैच के बच्चे क्या पढ़ने वाले, वो बोलोगे सही, सारे जवाब आज सही सही दे रहे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब सही दिए। सो बेसिकली देखो आप, अगर मैं रजिस्ट्रेशन डज नॉट मेक अ इनवैलिड और वाइड, जो नॉन रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड या इनवैलिड को नहीं बोलता है। बस हाँ, मैरिज अगर मैंने मैरिज सर्टिफिकेट बनाया तो एक एक्स्ट्रा प्रूफ देता है मैरिज, ठीक है। सो एक केस है, देखो आप, जैसे कि गुल पीले सौर्या राज वर्सेस पंडारू पवानी। सो बेसिकली इसमें क्रिश्चियन मैन ने हिंदू वुमेन से शादी कर ली थी। यह आपका वाइड कहलाया था रजिस्ट्रेशन के बाद। रजिस्ट्रेशन के बाद वाइड क्यों कहलाया था, क्यों, क्योंकि एक रीजन को चेंज कराना पड़ता है। दोनों को, दोनों हिंदू होना नेसेसिटी है, ठीक है ना। ये नहीं कर सकते कि हिंदू ने क्रिश्चियन से शादी कर लिया, क्रिश्चियन ने हिंदू से शादी कर ली, तो हिंदू मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकता है। दोनों का हिंदू होना जरूरी है, ठीक है ना। So basically, registration under HMA does not make a marriage between a Hindu or non-Hindu valid. So particular marriage can be registered under Special Marriage Act. ये basically किसके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। Just clarifying one thing, the age limit that you हम्म mentioned, that is 18. So 18 is both for हम्म girls and boys, or only for girls बॉयज and फॉर girls? 21 years, Yes. Okay. for boys 21 years and girls 18 years, Then it could be valid, because right? the Yeah. because the reason you know already, Balmiki Misra, is कि girls looking more
मतलब जल्दी वो एज एज को अटेन करती हैं एज ग्रोन अप हो जाते हैं। बॉयज, ठीक है ना। हाँ, सो तो सर बेसिकली देखो आप, हमने, हाँ बोलो बेटा बोलो। सर अगर कोई गर्ल मोर देन 18 ईयर्स है एंड बॉयज इज लेस देन 21 ईयर्स, मतलब 21 साल से कम है कोई लड़का, और लड़की जो हाँ है 18 साल है, सो अगर वो हाँ, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, सो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा या हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा? देखो बेटा रजिस्ट्रेशन जो नहीं होगा। होगा ही लिमिटेड, नहीं सर, हाँ होगा ही नहीं। बोलो 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 बेटा, बोलो बोलो रविंदर, बोलो आप ही बोलो, कोई नहीं। सर सर वो रजिस्ट्रेशन लीगल हो होगा, जाएगा होगा ना। मैरिज नहीं सर। वॉइडेबल रहेगी, मैरिज वॉइडेबल रहेगी, बट एट द ऑप्शन ऑफ बोथ द पार्टीज, बोथ आर मेजर, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द मैरिज विल रिमेन वॉइडेबल, बट अगर दोनों पार्टी ए पार्टी बी कंटिन्यू करना चाहती है तो कंटिन्यू रहेगी, बट रजिस्ट्रेशन उसका नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ओके, वाल्मीकि मिश्रा। वॉइड रिलेशन, ओके जैसे ओके। जैसे मेरी मैरिज है बेटा, मैं जो टीचर हूँ आपका, मेरी भी शादीशुदा हूँ मैं, मेरी जो वाइफ है मुझसे 1 साल बड़ी है, तो मैंने कोई मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया नहीं। सो इट इज नॉट नेसेसरी बीइंग अ लॉयर एंड कंपनी सेक्रेटरी। आई मैंने सोचा नहीं कि मैं बनवाऊं, मेरे को कहीं यूज ही नहीं पड़ा, जब होगी तब देखा जाएगा, ठीक है ना। बेशक हम दोनों के आधार कार्ड में एज मेंशन है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है वाल्मीकि मिश्रा। चले आगे बेटा अब हम, यस सर। ठीक। सो बेसिकली देखो आप, पर्टिकुलर मैरिज कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। ये जो जैसे हमने समझा अभी अपनी क्लास में, कि किसी हिंदू ने अगर क्रिश्चियन से शादी की है, या फिर किसी पारसी से शादी की है, या फिर किसी सिख से शादी की है, तो उस सेकंड पर्सन को अपनी जो कास्ट है चेंज कराना पड़ेगा फॉर अप्लाइंग हिंदू मैरिज एक्ट, फॉर अप्लाइंग द मैरिज सर्टिफिकेट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्लियर है बेटा। अगर वो अप्लाई नहीं करता, अगर उसी कास्ट में रहना चाहता, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। वो भी बेटा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता बेटा, वो पता है क्या होता है कि वो जैसे एफिडेविट बनता है ना हमारा, वो एफिडेविट कहलाया जाता है, ठीक है। जैसे हम अपनी रजिस्ट्री बनाते हैं घर के कागजात के लिए, पावर अटॉर्नी पहले होता था, अब रजिस्ट्री होता है, तो सेम उसके लिए अलग चीज होती है, पर वो एक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता। इट इज अ proof that provides the certificate evidence, but not it is actually a marriage certificate, ठीक है। चलें आगे बेटा अब हम, यस सर। कोई डाउट है सगुफा वेद व्यास, अभी की क्लास सर तक डाउट क्लियर है है बेटा सर। किसी को, हाँ सर, ठीक है ना। बिल्कुल clear। अब देखो मैं जो फॉल्ट थ्योरी वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ये बेसिकली फॉल्ट डाइवर्स की थ्योरी है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डाइवर्स, ठीक है ना। 4 ग्राउंड्स फॉर एक मैं डाइवर्स में नीचे दिखा देता हूँ। हाँ ये डाइवर्स था, ठीक है ना। हाँ, डाइवर्स लेने से पहले आपको एक जुडिशियल सेपरेशन होता है। कहने का मतलब है जैसे मेरी अपनी वाइफ के साथ नहीं बनी, नोक झोंक हो रही है रोज, तो हम कि मेरी वाइफ घर छोड़ के चली जाएगी, तो घर छोड़ के वो अपने मायके जाएगी। सो मायके में वो 1 साल तक रहकर, 1 साल के विद इन 1 साल अप्लाई करेगी डाइवर्स के लिए। अगर डाइवर्स के लिए अप्लाई किया गया है, अगर मेरा जुडिशियल सेपरेशन में समझौता हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, साथ साथ खुशी खुशी रह लूंगा। अगर जुडिशियल सेपरेशन 1 साल, विद इन 1 साल में समझौता नहीं हुआ, तो देन आई विल अप्लाई फॉर डाइवर्स, ठीक है ना। सो बेसिकली डाइवर्स में हम नेक्स्ट क्लास, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइवर्स। पहले पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन करिए, क्विक रिवीजन विद क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्लास में इसका भी क्वेश्चन पेपर तैयार रखूंगा मैं, ठीक है ना, कि एक आपको आइडिया लग जाए कि कैसा है वो। क्लास के एंड में दिखाऊंगा मैं, अभी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। क्लास के स्टार्टिंग में नहीं देखेंगे, एंड में देखेंगे। सो बेसिकली सोर्स ऑफ हिंदू लॉ स्टार्ट करें बेटा, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ और सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। बताओ बेटा, वाल्मीकि करें स्टार्ट, वेद व्यास, यश, यस सर। यस सर clear। ठीक है। सो बेसिकली देखो आप, टाइमलाइन को कैसे डिसाइड किया गया, एक पास्ट और एक प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसको ऊपर से समझेंगे हम, इससे भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, बट इजी आए क्वेश्चन। अब टाइमलाइन के पास्ट, पास्ट में क्या कहा गया था, श्रुतिस कहा गया था। क्या कहा गया था, श्रुतिस। सो श्रुतिस एक संस्कृत का वर्ड लिया गया, संस्कृत के वर्ड में 4 चीजें आई।
हिंदू को बनाने के लिए, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। सो बेसिकली बेटा मुझे इतना नॉलेज है नहीं इन वेदों के बारे में। सो ये एक युग में आते रहे, ठीक है ना, एक एक युग में आते रहे। सो हिंदू में हमने क्या समझा, एक पास्ट था और एक प्रेजेंट था। पास्ट में पहले किसको लाया गया, श्रुति। श्रुति के अंदर 4 चीजें आई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। अब ये देखो, श्रुति कहने का मतलब था क्या, जो मैंने सुना। सुना कहने का मतलब है, अब जैसे कहा जाता है हिंदू में कि हिंदू में सबसे पहला इंसान मनु था। तो बेटा मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैं एक बात कहूंगा, अगर मैंने देखा होगा तो मैं, अगर मैंने किसी से सुना है, किसी से बात सुनी है तो वो सच्ची होगी। तो शुरू का मतलब होता है हियर। हियर कहने का मतलब है, हियर में 4 वेद आए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ, इसमें कोई लिखित नहीं होता। कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे आपके गणेश भगवान थे, उन्होंने बोला, और जो वेद व्यास थे वो लिखते गए सारी चीजें, तो उन्होंने एक महाभारत ग्रंथ बना दिया। सो बेसिकली जो लिखते गए और एक ग्रंथ बना दिया, वो तरह श्रुतिज के अंडर आ, ठीक है ना। तो श्रुतिज में आपके 4 वेद हमने पढ़े, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ओरिजिनली देयर वाज बेसिकली फर्स्ट 3 वेद, 3 बेसिकली 3 वेद है। फिर आपका एक अथर्ववेद को बाद में ऐड किया गया, ठीक है ना। सो ऋग्वेद को एक ट्री माना गया है, यजुर्वेद एंड सामवेद का। वेदास हिंदूज की सोसाइटीज को डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर है बेटा। आगे चले हम, वाल्मीकि। हाँ जी सर। सो बेसिकली देखो, श्रुतिज आया बीसी में। आप सबको पता है बेटा, बीसी और एडी की फुल फॉर्म याद है किसी को? हाँ सर। यस बताओ सर, बेटा। बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर आफ्टर। हाँ, यहाँ हितेश बोलो, आफ्टर। डोमिनी आई गेस। हाँ, आफ्टर डोमेन। अच्छा। ओके। सो बेसिकली देखो, क्राइस्ट का एक, ये देखो, ये क्राइस्ट एक तरह से भगवान ही का टाइम पीरियड है, ठीक है ना। सो क्रिश्चियन में क्राइस्ट बोला गया। सो भगवान के टाइम पीरियड जो था, तो उसे बीसी कहा गया क्राइस्ट से। और भगवान के बाद यानी क्राइस्ट के बाद उस टाइम पीरियड को एडी कहा गया। तो पहले श्रुतिज आया, फिर क्या है, स्मृतिज आया। क्या आया, स्मृतिज आया। अब देखो, श्रुतिज जो सुना गया, स्मृति जो याद किया गया। मैं किसी बात को सुनता हूं, पहले सुनने के बाद याद करता हूं ना उसको मेमोराइज करने के लिए। तो याद कैसे किया गया, रिमेम्बर कैसे किया गया, देखो आप, मैंने आपको समझाया कि जैसे स्मृति में सबसे पहले एक इंसान आया जिसको मनु बोला गया था। सो मनु को एक मनु स्मृति नाम दिया गया, ठीक है ना। इस मनु स्मृति में देखो, जो अंडरलाइन है ना, बस उसी को रीड आउट कर लो, से ज्यादा नहीं। कि ब्राह्मीण, जैसे 4 आपके धर्म थे, ब्राह्मीण, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर वैश्य, यही थे ना 4। तो ब्राह्मीण को सबसे ऊपर सोसाइटी में माना गया था। वुमेन और शूद्र के लिए कोई राउट नहीं, कोई राइट नहीं था। फिर आया यच नवल, क्या यच, यच नवल, क्या यच नवल, क्या स्मृति क्या था। बेसिकली इसमें कुछ राइट दिया गया, क्या दिया गया, कुछ राइट वुमेन को दिया गया, और काफी अच्छी पोजीशन शूद्रास की गई। फिर आया नारद स्मृति। नारद स्मृति में क्या कहा गया बेटा, देखो आप, नारद स्मृति में जो बूढ़े, हाँ, नारद स्मृति में वुमेन को इतनी पावर दी गई कि जो विधवा है, विधवा दोबारा से शादी कर सकती थी, ठीक है ना। इसके बाद एविडेंस ऑफ विटनेस दिया गया, जो मेंशन नहीं थे प्रीवियस स्मृति। क्लियर है बेटा। तो श्रुति सबको समझ में आ गया, सुना गया। स्मृति जो रिमेम्बर है, रिमेम्बर जिसको याद करना, ठीक है ना। इसके बाद देखो, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आया। पहले आया श्रुति, फिर स्मृति आया, फिर कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आया, ठीक है ना। सो कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, ये बेटा कौन है, मिताक्षरा दया भागा, किसी को याद है कुछ? मिताक्षरा दया भागा वो है एक सोसाइटी फॉलो करते हैं, हम मेंटेनेंस में पढ़ेंगे।
बताओ बेटा, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट में रीड आउट करेंगे इसे। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, ये मिताक्षरा दयाभागा किसी को पता है, ये स्कूल के फॉर्म है। बताओ बेटा, सगुफा, वेदव्यास, वाल्मीकि, कुछ आइडियाज के बारे में। Sir, I missed the No idea, sir. question actually. Sorry. I want to know in which school Mitaksha and Dayabhag belong. बोलो बेटा, कोई आंसर दे रहा था, वेदव्यास आप दे रहे थे शायद। No idea, sir. Idea तो नहीं, sir. बेसिकली मैं बताता After that. हूँ। हिंदू, हाँ हाँ बोलो बेटा। Sir, नहीं बोलो मैं कुछ और नहीं मैं कुछ और बोल रहा था। अच्छा Sir, the तो both are बेसिक the हाँ हाँ school only actually. Mitashra and हाँ Daya Bhaga. They both are the schools. हाँ, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टॉपिक है बेटा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम मेंटेनेंस में पढ़ेंगे हिंदू लॉ में, कि 7 पीढ़ी तक बंटवारा। देखो सुनो, ध्यान से बोल रहा हूँ। देखो वाल्मीकि, कुछ वर्ड यार मैं हिंदी में बोलता हूँ इसलिए कि समझ में आए, ठीक है ना। ये तो मैं पूरा लेक्चर इंग्लिश में कर दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ आएगा है नहीं समझ में, कुछ चीजें स्किप हो जाती है। सो बेसिकली देखो आप, बंटवारा हम घर का कब तक कर सकते हैं? 7 पीढ़ियों तक। कहने का मतलब है, हम अपनी प्रॉपर्टी को कब तक दिया जा सकता है? 7 पीढ़ी तक। वो कौन बताता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहती है, ठीक है ना। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 2 स्कूलों को मेंटेन करती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक सोसाइटी होती थी जो एक खुद का घर घर कारोबारी, घर का काम करती है, मतलब घर से ही काम करती है। घर में इसमें एक मैन मेंबर होता है जिसे कर्ता कहते हैं, और इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें को पार्टनर्स कहा जाता है। क्लियर है बेटा? जो कर्ता होता है, कर्ता एक मेन हेड होता है। हरदम पुरुष ही कर्ता बनता है, महिला कर्ता नहीं बनती है। मेल मेंबर विल बी द कर्ता, नो फीमेल मेंबर विल बी द कर्ता, ठीक है ना। को पार्टनर उसके फैमिली के मेंबर होते हैं। मिनिमम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म करने के लिए 7 लोग होने चाहिए। सो मिताक्षरा दयाभागा में फर्क है। मिताक्षरा इज फॉलोड इन उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, except Uttar Pradesh and West Bengal, all the region of India following Dayabhaga in Hindu undivided family. क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है इसमें? अब बोलो बेटा, सगुफा, किसी को डाउट? No, रविंदर, clear. वेदव्यास, Clear है, sir. ओके सर। ठीक। रविंदर, क्लियर है ना बेटा आपको ये चीज? यस। सर ठीक है ना। सो बेसिकली देखो, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट में कहने का मतलब है मिताक्षरा और दयाभागा। मिताक्षरा दयाभागा हमने समझा, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉलो करती है, ठीक है ना। 2 स्कूल होते हैं, जैसे मुस्लिम में या हमारे हिंदू में हम मंदिर जाते हैं, हमारे मंदिर में क्या सिखाते हैं? सुबह उठ के भगवान की पूजा करनी चाहिए, ठीक है ना। कभी बैठ के रामायण का पाठ कर लेना चाहिए, कथा करानी चाहिए। सेम इसकी इनके स्कूल में ये सारी चीजें होती हैं। इनके प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, ठीक है ना। तो मिताक्षरा के बारे में क्या कहा गया? ये बेसिकली 11वीं सेंचुरी में, यानी कि 11,000 सेंचुरी में बताया गया था, लिखा गया था, ठीक है ना। इसको किसने फॉलो किया था? यच नवलकिया स्मृति, ठीक है ना। दया भागा आपका ये बस ऊपर से गो थ्रू कर लो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक श्रुति है, स्मृति और श्रुति कमेंट्री नहीं कहलाया गया था दया भागा, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा, आप इसको रीड आउट कर लेना, मिताक्षरा और दया भागा को। मिताक्षरा क्या है? इनहेरिटेंस से मिलता है, ये बेसिकली प्रेफरेंस से होता है दया भागा, ठीक है ना। सो सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन के प्रॉपर्टी बर्थ से अधिकार होता है। दया भागा में ऐसा राइट नहीं होता है। सन के पास राइट होता है पार्टीशन करने का फादर के लाइफ टाइम में, और इसके पास कोई राइट नहीं होता है। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप होता है। इसमें को पार्टनर अगर डाइस हो गया अपनी विधवा को छोड़ के, तो वो भाग हिस्सा ले सकते।
तो बेटा मेंटेनेंस में हम करेंगे, जब हिंदू मेंटेनेंस एक्ट आएगा तो हम इसको डिटेल में एकदम क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे चले हम अब। शगुफा, रविंदर, वेद व्यास, आगे चले। यस सर। यस सर। इसके बाद देखो आप, 5 स्कूल आए, मिथाला, बेनारा, द्रविडिया, महाराष्ट्र, बंगाल। तो मिथाला कहाँ हुआ? मिथाली लोग, मिथिला बिहार। मिथिला, हाँ मिथिला, हाँ सब वही बोलने वाला था मैं, वेद व्यास। मिथिला यानी कि बिहार, जो बिहार में मिथिला आया। बनारस यानी बनारसी, बनारस में द्रविड़ा, द्रविड़ा आपका कर्नाटक, कर्नाटक। हाँ कर्नाटक। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्कूल आया। फिर बंगाल, देखो आप, ये चारों का मैंने आपको बताया ना बेटा, देखो ध्यान से समझेंगे आप। बंगाल, बंगाल दया भागा फॉलो करता है, उसके अलावा सब क्या फॉलो करते हैं? मिताक्षरा। ठीक है ना। बट अभी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बंगाल और उत्तर प्रदेश दया भागों को करते हैं, उसके अलावा सब मिताक्षरा स्कूल को फॉलो करते हैं। चले बेटा आगे चले हम अब। इसके बाद देखो कुछ जुडिशियल डिसीजन है, लेजिस्लेशन। मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में, 3 बॉडीज होती हैं, एग्जीक्यूटरी, जुडिशियल। एग्जीक्यूटरी बॉडी, जुडिशियल बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ मेकर, पार्लियामेंट, जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है। लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होता है? पार्लियामेंट। जुडिशियल बॉडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एग्जीक्यूटिव बॉडीज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ। क्लियर है? सो बेसिकली जुडिशियल डिसीजन कौन है? लेजिस्लेशन रहता है, यानी कि पार्लियामेंट। इसलिए काफी सारे एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जो आगे चल के हम डिटेल में कवर अप करेंगे। क्लियर है बेटा? यहां तक डाउट है किसी को? ठीक है ना। इसके बाद देखो मॉडर्न लेजिस्लेशन में जो ये है ना बेटा, हिंदू मैरिज, सक्सेशन, अडॉप्शन, माइनॉरिटी गार्डियनशिप, ये पढ़ेंगे, सब डिटेल में कवर अप करेंगे हम। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा देखो आप, कस्टम, कस्टम एक रूल ऑफ इक्विटी, जस्टिस, गुड, कंसाइज होता है। श्रुतिज में आपके 4 वेद आए, स्मृति में आपके 3 3 के बारे में पढ़ा। फिर कमेंट्री डाइजेस्ट आया, जिससे मिताक्षरा दया भाग स्कूल को फॉलो किया गया। फिर लास्ट में एक जुडिशियल डिसीजन लिया गया, जिसमें काफी सारे एक्ट है। ठीक है, कोई डाउट है बेटा बताओ? नो सर, क्लियर है। नहीं No, सर। sir. रविंदर, वेद व्यास, बोर हो गए क्या बेटा सब? नो सर, नहीं ये नहीं सर, इंटरेस्टिंग all good। टॉपिक है, इस पे नहीं हो रहे बिल्कुल भी। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी बेटा, मुझे भी काफी अच्छा लगता है डाइवर्स पढ़ाने में। ठीक है ना, हम काफी सारी चीजें बड़ों को पढ़ेंगे कि प्रिज्यूम डेथ क्या होता है, रिनोंसिएशन क्या होता है। ठीक है यस ना। सर, यूजफुल भी बहुत होता है वो। हाँ बहुत ज्यादा। ये कौन कौन रविंदर बोल रहे हैं बेटा आप? किसने बोला बेटा अभी यूजफुल होता है बहुत? रविंदर ही बोला था सर। सर मैं रविंदर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बेटा रविंदर, मैं आवाज से पहचान गया। तो काफी यूजफुल है। ठीक है ना, आप एडवोकेट बनेंगे तो काफी यूजफुल है। तो बेटा देखो आज की क्लास में अभी रखता नहीं हूँ, अभी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है ना, किसी को डाउट है पेपर से रिलेटेड? बताओ बेटा, सगुफा कोई डाउट? No, सर sir, मैं अभी तो नहीं है, होगा तो मैं पूछ लूंगी। सर मैं नेक्स्ट ठीक संडे है बेटा। आऊंगा, 1 घंटे पहले हाँ हाँ आऊंगा। श्योर श्योर। आपसे थोड़ा सा बात कर हाँ लूंगा हाँ मुझे, क्योंकि पुराने क्लासेस के बारे में जानना है और देखो कुछ पेपर्स वगैरह देखना है। देख- ठीक है सर। देखो बेटा, देख बात तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक जैसे आप क्लास के लिए आएंगे ना, तो आप 2 बजे ही आए, क्योंकि उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं 12 से 2 दूसरी क्लास पढ़ा रहा होता हूँ। मैं संडे ठीक 12 से 6 ही अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है ठीक है। सर, ओके, नो प्रॉब्लम। और कोई डाउट है बेटा किसी का? हितेश, नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे कि आप भी नहीं आएंगे? हितेश आऊंगा सर, आओ बेटा अभी तो यार। कोई डाउट नहीं है सर। हाँ जी हाँ जी।
मैंने आप बच्चों में बस 2 ही बच्चों को देखा है, हितेश और ललिता, और किसी का भी चेहरा नहीं देखा मैंने। मैं संडे को श्योर आऊंगा सर, नेक्स्ट संडे। सर ठीक थोड़ा है। मौसम की वजह से ना रुकना पड़ा, हाँ, मैं वरना तो मैं समझ आ रहा हूँ, जाता समझ रहा मौसम की वजह हूँ, से। समझ रहा हूँ बेटा, मौसम तो ही खराब। सो जी सर। बेसिकली मेरा ये कहना है कि जो आप क्लासेस में आ रहे हैं ना, उससे क्या है कि इंटरेक्शन भी होता है, कोई बुक हो गया, कोई डाउट हो गया, तो वो आप सब पूछ सकते हो। तो 1-2 क्लास तो लो बेटा कम से कम, ठीक है ना? कोई सर डाउट है ऑफलाइन बेटा की टाइमिंग भी, सगुफा? सर ऑफलाइन की हाँ टाइमिंग भी सेम सेम है है। 2 to 4? हाँ तो जी बेटा, हाँ जी बेटा, कैसे व्यास पढ़ाते सेम सर दोनों? दोनों कैसे पढ़ाते फिर सर आप? बेटा। वो तो कनेक्टेड रहता है डिवाइस से, बैठा रहता हूँ अच्छा, एकेडमी वो भी में, आता है। डिवाइस के थ्रू भी पढ़ाता हूँ। ओके हाँ, बच्चे सामने बैठे रहते हैं, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है ना? तो आज की क्लास को इतना रखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास हम हिंदू लॉ में करेंगे, ठीक है? आज की क्लास इतनी करते हैं बेटा हम, ठीक है? रविंदर, ओके सगुफा, सर। वेद व्यास, हितेश, ओके सर। आप जा ओके सर। सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है थैंक यू। बेटा, Okay, ठीक sir. है, Thank you. ठीक है बेटा, ठीक ठीक।